So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUET Chemistry. My name is Yash Jain, आपका केमिस्ट्री टीचर. सो इस क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पूरा एनसीईआरटी वन शॉट करेंगे. बहुत ही कम टाइम में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर कराऊंगा एनसीईआरटी के. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. इसमें मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालना बहुत जल्दी सिखाऊंगा. बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल सकते हो. तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को. दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि नीट के बच्चों के लिए और सीयूटी के बच्चों के लिए ये बहुत ही यूजफुल चैनल है जहाँ पे आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है और बहुत ही कम टाइम में यूजफुल कंटेंट मिल रहा है. तो बिना देरी करे स्टार्ट करते वीडियो को. लेट्स बिगिन. सो दिस इज द एनसीईआरटी वन शॉट. ठीक है, पूरा हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, लाइन बाय लाइन में आपको एनसीईआरटी कवर कराऊंगा और बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है ये. तो वीडियो को लास्ट तक देखना. आई एम वेरी श्योर कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स बिगिन. तो देखो, क्या पता होना चाहिए आपको कि बॉन्ड कैसे बनता है. पहली बात क्या होती है, बॉन्ड कैसे बनता है. दो एटम्स है हमारे पास, तो बॉन्ड, दो एटम्स में बॉन्ड कैसे बनता है और बॉन्ड होता क्या है. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स एटम्स, आयन हो सकते हैं, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड. मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना. जैसे हमारे पास एक ए है और एक बी है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, उससे बनता है हमारा केमिकल बॉन्ड. ठीक है, सिंपल हमारे को डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है उनके बीच में. क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. कॉसल ल्यूइस अप्रोच पढ़ेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे. ये सारी थ्योरी आपके वीडियो के लास्ट तक आपको सारी थ्योरीज क्लियर हो जाएगी. तो देखो, फर्स्ट आता है हमारा कॉसल लुईस अप्रोच. कॉसल लुईस अप्रोच क्या होता है. देखो, कॉसल और लुईस दो थे. Cossel and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation. They were the first to provide some logical explanation of valence, which was based on the inertness of the noble gases. उन्होंने क्या करा, वैलेंसी पे एक्सप्लेनेशन दी कि वैलेंसी क्या होती है, किसके थ्रू दी, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस के थ्रू. मतलब उन्होंने इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस को यूज करा. क्या बोला कर्नल ने, Lewis pictured the atoms in terms of positively charged kernel. कर्नल क्या होते हैं, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कर्नल. एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. उन्होंने क्या बोला कि जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं आ सकते. आ रहा है समझ में, 8 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं आ सकते. अब देखो कर्नल क्या होता है, एक बार मैं बताता हूँ आपको. देखो, ये कोई भी हमारा मेटल है, उसने कोई भी हमारा एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो एम प्लस आएगा उस पर. तो हमारे पास एम प्लस बहुत सारे आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन उसने एमिट आउट करें, निकाले हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहेंगे. किसके अराउंड, कैटायन के अराउंड. इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहेंगे कैटायन के अराउंड. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये पूरे समुद्र की तरह होते हैं. ठीक है, पूरे समुद्र की तरह घूमते रहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते रहते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इसी को बोलते हैं कर्नल मॉडल. जहाँ पे जो कर्नल्स है वो क्या है, ये जो न्यूक्लियस है उनको बोला है कर्नल्स. न्यूक्लियस में क्या क्या है, न्यूक्लियस है और इनर इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, न्यूक्लियस है और हमारे पास क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. आए समझ में. तो ये उसने बोला, लुईस ने ये क्या दी, कर्नल अप्रोच दी. ठीक है, सो कर्नल बोला, ये फर्दर अज्यूम दैट दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब. उसने बोला कि जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉर्नर्स को अप्रोच करेंगे. द सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम वुड ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब, व्हाइल इन द केस ऑफ अ नोबल गैस ऑल द 8 कॉर्नर्स वुड बी ऑक्यूपाइड. ठीक है, नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सारे के सारे ऑक्यूपाइड होंगे. Na में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो, तो एक कॉर्नर ऑक्यूपाइड होगा. दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सब में क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा. मतलब 8 लास्ट में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे हमारे नोबल गैसेस में होते हैं. उसने और क्या बोला, लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय केमिकल बॉन्ड्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान कर लो इसको. उसने क्या बोला कि जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, जिससे कि वो स्टेबल ऑक्टेट अचीव कर सके. ठीक है, स्टेबल ऑक्टेट अचीव कर सके. ठीक है, तो उन्होंने जैसे Na प्लस और Cl माइनस की रिएक्शन करवाई और उन्होंने क्या देखा कि वहां पे स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. मतलब Na प्लस और Cl माइनस क्या कर रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहे हैं, टू गेन द स्टेबल ऑक्टेट. अब आते हम लुईस सिंबल्स पे. अब लुईस ने सिंबल्स दिए. लुईस ने कैसे सिंबल्स दिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन. से क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का क्या होता है 1s2 और 2s1. तो 1s2 तो क्या हो गया, इनर शेल हो गया, ये हो गया आउटर मोस्ट शेल, ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल. तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा. इसलिए यहाँ पे क्या आया, 1 आया. इनको बोलते हैं लुईस सिंबल्स. दीज नोटेशंस आर कॉल्ड लुईस सिंबल्स. यहाँ पे जो डॉट है नहीं, ये डॉट क्या दिखा रहे हैं, ये डॉट दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. बी में कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बी का क्या होता है 2s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट दिखना है. इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में. फिर सिमिलरली बोरोन में 3, कार्बन में 4,
नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में देखो 6। ऑक्सीजन में क्या होगा 6 होगा क्योंकि 1s2 2s2 2p4, तो आपको 2s2 भी लेना और 2p4 भी लेना है क्योंकि 2s2 और 2p4 दोनों ही आउटर मोस्ट शेल है। तो 4 + 2 हो गया 6। तो हमारे पास ऑक्सीजन में कितने हो गए 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में क्या होगा 8 हो गए। तो ये तो स्टेबल है पहले से। सिग्निफिकेंस ऑफ लूज सिंबल्स, क्या सिग्निफिकेंस है कि द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आपको बता दिया कि ये क्या रिप्रेजेंट करें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करें। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन ऑफ ग्रुप वैलेंस। ठीक है, अब एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो बैलेंस होगा वो सेम होगा, तो हमको पता लग जाएगा कि अगर जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है वो एक ही ग्रुप में आ रहा है, जिसका क्या है फर्स्ट ग्रुप है। लिथियम के नीचे वाले सारे क्या है, उनके अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको क्या बोलते हैं ग्रुप वैलेंस। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप वैलेंस बोलते हैं। ग्रुप वैलेंस मतलब हर ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंसी सेम होगी, तो सबके डॉट्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज जनरली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स इन द लूज सिंबल और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे 8 माइनस निकाल सकते हैं या नंबर ऑफ वैलेंसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, causal in relation to chemical bonding, drew attention to the following facts. In the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkali metals are separated by the noble gas. ये हमको पता है. The formation of negative ion from a halogen atom and a positive ion from the alkali metal. Na क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो वही बोला है, नेगेटिव आयन कौन बनाएगा, हेलोजन एटम, और पॉजिटिव आयन कौन बनाएगा, एल्कली मेटल. द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन दस फॉर्म नोबल गैस अटेंड कर लेगा. जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो Na क्या करेगा, Na के पास है Ne3s1, तो 3s1 एक इलेक्ट्रॉन है, एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो Na क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बन जाएगा, Ne बन जाएगा. तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नोबल गैस ऑक्टेट उसने अचीव कर लिया. सिमिलरली Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl के पास अभी 3s2 3p5 है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl माइनस बन जाएगा. तो नोबल गैस ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया. अब ये दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, और बना लेंगे NaCl. तो सिमिलरली यहाँ पे यही दे रखा है जो मैंने आपको बताया. सिमिलरली Ca के साथ भी ऐसा हो सकता है, Ca का 4s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, और फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2p6 बना लेगा. तो दोनों ने क्या कर लिया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया. अब दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे और CaF2 बना लेंगे. तो ये क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, Ca2 प्लस पॉजिटिव और F माइनस नेगेटिव, इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन रहा है. किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है. द इलेक्ट्रोवैलेंस इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस ऑन द आयन. यूनिट चार्जेस ऑफ आयन क्या होगा, इसमें Ca2 प्लस और इस पे F माइनस है, तो यहाँ पे 2F माइनस हो जाएगा क्योंकि हमको चार्ज क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं, इसलिए वहाँ पे 2F माइनस होगा, मतलब वहाँ पे 2 F होंगे और एक Ca पार्टिसिपेट करेगा. नेक्स्ट आता है ऑक्टेट रूल पे. अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, कॉसल एंड लुईस इन 1916 डेवलप्ड एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी और केमिकल बॉन्डिंग. उन्होंने एटम्स के बीच में एक केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन दिया, उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग. अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन ट्रांसफर आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर. या तो वो गेन कर सकता है, लूज कर सकता है. Na प्लस क्या करेगा, Na क्या करेगा, लूज करेगा, और Cl क्या करेगा, गेन करेगा. उसी को बोला उन्होंने ऑक्टेट. और क्यों कर रहे हैं ये, टू हैव एन ऑक्टेट इन द वैलेंस शेल. ठीक है, ऑक्टेट मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ठीक है, ऑक्टेट मतलब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन करना, उसको बोलते हैं ऑक्टेट. ठीक है, तो दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल. मतलब उसने ये बोला कि वही रिएक्शंस होगी जहां पे ऑक्टेट रूल ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो रहा है. ठीक है, वही रिएक्शंस होगी जहां पे ऑक्टेट रूल सेटिस्फाइड हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड पे. देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड दिया था लैंग्वेज रिफाइंड द लुईस पॉस्टुलेशन बाय abandoning the idea of stationary cubical arrangement of octet and by introducing the term covalent bond. उन्होंने क्या करा, एक टर्म दिया कोवलेंट बॉन्ड. द लुईस लैंग्वेज थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब देखो Cl में क्या है, Cl में क्या है, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देखो ये क्या दिखा रहे हैं, डॉट्स, ये दिखा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारे पास Cl में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे. तो बॉन्ड बनाएंगे जब, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, करेगा. तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया. तो अब दोनों के पास क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. दोनों के पास क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो दोनों के पास क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो वो शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, टू गेन द ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन और टू अटेन द ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन. तो वहाँ पे क्या हो गया, 3s2 3p5 इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द आर्गन कॉन्फिगरेशन. द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वहाँ पे क्या हो रही है, शेयरिंग ऑफ पेयर हो रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक Cl शेयर कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl शेयर कर रहा है. ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स, ईच क्लोरीन एटम कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर, जो मैंने आपको बता दिया. इन द प्रोसेस बोथ क्लोरीन एटम्स अटेन द आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस, जो कि Cl होता है. Cl मतलब उसके लिए आर्गन हो गया. द डॉट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने बता दिया आपको. सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर. जिनको क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. आगे देखते हैं. और तो यहाँ पे देखो हमारे को बनाया गया C2H4 मॉलिक्यूल के लिए. तो C2H4 मॉलिक्यूल, तो C के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4. तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 और 3 4. ये C के लिए हो गए. ये वाले C के लिए हो गए
1 2 और 3 4, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा एक एक, ये एक हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन शो द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हमको N2 बनाना है, N2 बनाना तो हमको पता है N के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद ये 1 2 3 4 5, तो दोनों क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे, और हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और 8 इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दैट्स व्हाट लुईस सेड, ठीक है। सिमिलरली C2H2, तो C2H2 में क्या होगा, हमारे पास 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन शेयर करेंगे, हाइड्रोजन शेयर करेंगे और 3 3 खुद शेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हर कार्बन पे, 2 इधर 6 इधर 8, 2 इधर 6 इधर 8, और इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बिकॉज हाइड्रोजन के पास सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी, हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसने भी नोबल गैस अटेन कर लिया, और इसने भी कार्बन ने भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया, कार्बन ने Ni वाला और हाइड्रोजन ने हीलियम वाला। सिमिलरली अगर हम बात करें H2 की, ठीक है, H2 की बात करें तो H2 में क्या होगा, देखो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन के पास 1, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लू में है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स और रेड में ऑक्सीजन की। दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ फॉर H2O। अगर हम बात करें CCl4 में, तो CCl4 में हर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक सेल के साथ, तो यहाँ पे Cl गैस कितने होते हैं, 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, यहाँ पर भी 8 हो गए, और C ने जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और 4 इलेक्ट्रॉन Cl से आ गए, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए। तो दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ फॉर CCl4, H2O एंड फॉर CO2 का भी सिंपल ही है। CO2 में क्या होगा, कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हो गए 8, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लिया, पहले 6 थे ऑक्सीजन के पास, अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो ये आना चाहिए आपको लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर से हम हाइब्रिडेशंस निकालना सीखेंगे और हम शेप निकालना सीखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ आना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आता है लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स और लुईस स्ट्रक्चर। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से उसने क्या दिया, लुईस स्ट्रक्चर दिया। While such a picture may not explain the bonding and behavior of molecule completely, it does help in understanding the formation and properties of molecule to a large extent. Writing of Lewis dot structures of molecule is therefore very useful, तो बहुत ही यूजफुल है। तो ये हमने जो बनाया है वो इसने एक्सप्लेन किया है कि the total number of electrons required for writing the structure are obtained by the adding the valence electrons of the combining atoms. For example, CH4 का अगर बात करूँ, the 8 electrons are available for bonding 4 from carbon and 4 for hydrogen, ठीक है। 8 electrons कैसे आ रहे हैं कार्बन के पास, 4 कार्बन के हैं और 4 हाइड्रोजन से आ रहे हैं, तो ये उसने बताया जो मैंने आपको पहले से बता दिया है, ठीक है। फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और कैटायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होना, ठीक है। नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स एंड हैविंग नॉलेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड नोन और गेस्ड इंटेलिजेंटली, इट इज इजी टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर्स बिटवीन द एटम्स इन प्रोपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड। सो हमको जैसे हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया कि हमने जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उनको कैसे शेयर करा वो पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता दिया है। सिमिलरली हम देखते हैं, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास लोन पेयर्स हैं और वो अवेलेबल है, और एक जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक एटम के बाद ऑक्टेट भी कंप्लीट है, उसके बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर्स भी हैं, इसको बोलते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। लोन पेयर्स कौन से होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये लोन पेयर्स है हमारे पास, ठीक है। तो उसने क्या करा, इस एटम ने क्या करा, इसको लोन पेयर डोनेट कर दिए। ऐसा नहीं कि पूरे दे दिए, बट डोनेट कर दिए, कुछ टाइम के लिए डोनेट कर दिए। डोनेट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, क्या कर रहा है डोनेट, जैसे कि बी का ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें O3 में, ये क्या है हमारा O3 का स्ट्रक्चर, O3 का हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, इसने तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, इसके पास 6 हैं, ठीक है, इसके पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट इसके पास 6 ही अभी तक। अब क्या करेगा ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता, ऑक्सीजन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नहीं कर सकता अपने शेल में, ठीक है। तो 8 ही होनी चाहिए इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा किसको, इस वाले ऑक्सीजन को। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब डोनेशन ऑफ अ लोन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, जिस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, तो बीच वाले पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दैट्स हाउ यू कैन राइट दिस इन कोवलेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये कोवलेंट फॉर्म हो गई, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे सिंपल बॉन्ड बना देना आप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना देना, यहाँ पर एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने वही लिख रखा है यहाँ पर कि अगर आपने डोनेट करें इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, अगर एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, ये सबको पता होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं NH3 पे, तो NH3 में क्या होगा, N के पास कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल जाएंगे और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर कितने हैं 1 है। देखो लोन पे यहाँ पे 1 है, लोन पेयर मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करा तो इसको बोलते हैं लोन पेयर, जो है 1 और बॉन्ड पेयर 3। अगर हम बात करें CO3 2 माइनस की, CO3 2 माइनस में अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, तो मैं आपको बताता हूँ।
CO3 टाइप 2 माइनस में ये माइनस किस पे आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो कैसे बनेगा हमारा स्ट्रक्चर, हमारा बनेगा ऐसे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक ये बनेगा, एक पे माइनस और एक पे माइनस। अब ऐसे भी हो सकता है ये स्ट्रक्चर, कैसे हो सकता है कि यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पर माइनस आ जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे माइनस रहे, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे माइनस रहे। तो ये तीनों बॉन्ड्स, तीनों स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, बट तीनों स्ट्रक्चर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्चुअली में। तीनों स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होते हैं, तीनों स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड फॉर्म होता है जो मैं आगे बताऊंगा। रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से इनको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। इन्हीं से जो स्ट्रक्चर आता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ऐसे बनता है हमारा CO3 2 माइनस, जहाँ पे ऑक्सीजन पे होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज मतलब इसके 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन से बना लिया, कार्बन से ले लिया। इसके पास नेगेटिव चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन से ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा और एक पाई है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमको CO का बनाना है, ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में दे रखा है CO का बनाओ, तो CO कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना, C के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या कर लिया, 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्सीजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर इसके पास कितने हुए, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, हमारे पास इसके पास कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे इसके पास, ऑक्सीजन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, लोन पेयर दे देगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने दिए हैं कार्बन को, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन से लिए हैं। तो दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें NO2 की, तो NO2 में क्या है, एक NO 2 ऑक्सीजन है, तो N बनाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। N सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रख सकता है, सिर्फ ऑक्यूपाई कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। आ रहा समझ में, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो ज्यादा नहीं कर सकता आपने। अगर उसने दोनों बॉन्ड्स बना लिए तो 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, लोन पेयर्स को डोनेट करेगा, लोन पेयर्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा ऑक्सीजन को। तो इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। ये एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर लूज जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो हम आगे देखेंगे लिमिटेशंस में, ठीक है, जो हम आगे देखेंगे लिमिटेशंस में। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या बोलते हैं इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, क्योंकि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रह गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, अनपेयर्ड रह गया। अगर आपको इसको कोवलेंट फॉर्म बनाना है, तो हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म है, अगर आप इसको कोवलेंट फॉर्म बनाना है तो कोवलेंट फॉर्म कैसे बनाओगे, कोवलेंट फॉर्म बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन दे रही है उस पर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके बाद आगे नेगेटिव चार्ज। दैट्स हाउ यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 एंड CO। आया समझ में, चलते हैं आगे। ना आप निकालना सीखेंगे फॉर्मल चार्ज। देखो फॉर्मल चार्ज का ये फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। सिंपल पहले स्ट्रक्चर बनाना है आपको, सिंपल पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना लिया, अब देखो ध्यान से देखना, इस पर फॉर्मल चार्ज कितना है, हम इंडिविजुअल एटम्स पे देखते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स पे देखते हैं हम फॉर्मल चार्ज। तो ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअल एटम्स पे देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल एटम्स देखने के बाद अब देख लो, इस पे 0 है तो चार्ज हो गया 0, इस पे +1 है तो +1, और इस पे -1। सिमिलरली उन्होंने ऐसे ही निकाला है। अगर हम बात करें ओजोन की, अगर हम बात करें ओजोन की, तो इस पे है 0, इसमें है +1 और इस पे है -1, ठीक है। अगर O1 की बात करें तो O1 पे 0 है, इसको O1 मान लो, इसको O2 मान लो, इसको O3 मान लो, O2 पे +1 और O3 पे -1। दिस आर कॉल्ड फॉर्मल चार्जेस, ठीक है, जो उन्होंने निकाल रखा है, ठीक है। देखो +1 0 एंड -1, कोई भी जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला याद करने की, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद करने की, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर बनाकर वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। जनरली द लोएस्ट energy structure is the one with the smallest formal charge on the atoms. The formal charge is a factor based on the pure covalent view of bonding in which electron pair are shared equally by their neighboring atoms. ठीक है, ये पूरे एटम का, पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स पे चार्ज है, ठीक है, कि इंडिविजुअल एटम्स जो है वो चार्ज कैसे दिखा रहे हैं, और इन चार्जेस हमको क्या पता लगेगा कि वो कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ प्योर कोवलेंट व्यू ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। हमको पता लग रहा है कि कैसे वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या पता लग रहा है, O पे प्लस है, O पे माइनस है, मतलब इससे पता लग रहा है कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बस यही पता लग रहा है इस फॉर्मल चार्ज से। सिंपल आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको बताया वैसे ही आपको निकालना है स्ट्रक्चर बनाकर। अब आता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस थी, फर्स्ट की इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सिंपल एटम। अब कुछ जो है मॉलिक्यूल्स, उनमें वो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बट जब भी वो इनकम्प्लीट है उनका ऑक्टेट। सिमिलरली अगर हम बात करें BF3 की, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन पे,
होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट। लुईस के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, बट BF3 एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है अपने बैलेंस शेल में। सिमिलरली अगर बात करें NO2 की, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, उसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो यहाँ पे भी NO2 बन रहा है, बट यहाँ पे भी NO2 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जब भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लुईस, ठीक है। सिमिलरली NO की बात करें तो NO पे भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट N का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है जब भी एग्जिस्ट करता है। दीज आर कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब देखो कुछ स्पीशीज में, कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जैसे PF5 की बात करें तो PF5 में होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, बट क्या है यहाँ पर, अगर आप देखिए फॉस्फोरस के वहां पर, तो फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन से आए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें एक्सपेंड हो गया उसका ऑक्टेट कंप्लीट तो करा उसने, बट ऑक्टेट कंप्लीट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ओबेइंग द लुईस स्ट्रक्चर रूल्स या लुईस ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो सिमिलरली S के पास 12 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और सल्फर के पास यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बनाई सल्फर H2SO4, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ऑक्सीजन एक है और एक OH है, तो ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लिया और 1 इलेक्ट्रॉन H से लिया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर से लिया और 1 इलेक्ट्रॉन H से लिया। अगर बात करूं XeO2 की, देखो XeO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो। Xe के पास पहले देखना है आपको कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दो, यहाँ पे 2 2 2 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। एक कौन लेगा, फ्लोरीन लेगा, और एक फ्लोरीन लेगा। तो कितने हो गए, 4। तो ये बॉन्ड पेयर्स हो गए। अब 2 जो होंगे लोन पेयर्स होंगे, तो 2 आपको लोन पेयर्स दिखाने हैं। 2 क्या दिखाने हैं, लोन पेयर्स दिखाने। तो सिमिलरली ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनाना था इसका, आया समझ में। तो यहाँ पे भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 पहले से थे ही, 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट जब भी एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ सल्फर के कंपाउंड्स में, ठीक है, कुछ सल्फर के कंपाउंड्स में जैसे H2SO4 हो गया, हमारा SF6 हो गया, इनमें क्या हो रहा है, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। बट कुछ सल्फर के कंपाउंड्स में हमारा क्या है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे HCl2 हो गया, तो HCl2 में क्या है, हमारे पास सल्फर पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो इंटरेस्टिंगली सल्फर ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड। ऐसा नहीं कि सब में ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कर रहा है, बट HCl2 में ऑक्टेट रूल ओबे कर रहा है। तो ये पूछा जा सकता है आपको, तो उसको बोलते हैं सल्फर डाइक्लोराइड। अगेन अदर ड्रॉबैक्स क्या है ऑक्टेट थ्योरी के, उसने बोला था कि इनर्ट गैस तो पहले से स्टेबल है, तो इनर्ट गैस तो जो है वो कंपाउंड्स बनाएगी नहीं। बट बाद में क्या देखा गया, इनर्ट गैस के कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से देखो, हमारे पास XeF2 है, Kr2F2 है, XeOF2 है, सारे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। XeF2 एग्जिस्ट करता है, Krf2 एग्जिस्ट करता है, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये शेप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो आगे BSc ने करा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को बिल्कुल साइलेंट थी, उस पर कोई भी उसने टिप्पणी नहीं दी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आता है आयनिक और इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को सबको पता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास 2 एटम्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव आयन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल एटम बना। न्यूट्रल एटम से हमारा पॉजिटिव आयन बनेगा और नेगेटिव आयन बनेगा। द अरेंजमेंट ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव आयन इन द सॉलिड दैट इज द लैटिस ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अभी कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लैटिस को बोलते हैं लैटिस फॉर्म, ठीक है। लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाते हैं। तो सिमिलरली क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब हमारे पास Na के पास Na से हमारा बना है Na+, इसमें कौन सी एंथैल्पी होगी, आयनेशन एंथैल्पी। अब ये आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, अगर ज्यादा होगी तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे Na में से। अगर ज्यादा होगी आयनेशन एंथैल्पी तो हम Na में से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, तो आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। सेकंड आता है कि Cl में इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी आए, ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। डेल Eg क्या होना चाहिए, हाईली नेगेटिव होना चाहिए, जब भी तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, Cl में इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आयनेशन एंथैल्पी वो कम होनी चाहिए, ठीक है, और कैटायन की, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एनायन की ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हाईली नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। तो हमारा बॉन्ड जो होगा, तो हमारा सॉलिड जो बनेगा Na+ Cl- जो बनेगा हमारा, वो बहुत ही स्टेबल बनेगा। Na+ गैशियस प्लस Cl- गैशियस, हमारा जो NaCl सॉलिड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा और उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इधर, वो इधर लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड्स विल फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली लो आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, एंड एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, जो आपको बताया, ठीक है। तो जब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो वहां पे जो हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स ऑफ कैटायन डिराइव्ड फ्रॉम मेटलिक एलिमेंट्स एंड अनायंस फ्रॉम नॉन मेटलिक एलिमेंट्स। आयनाइन कहां आते हैं, एनायन आते हैं नॉन मेटलिक से, और जो कैटायंस आते हैं वो मेटलिक से आते हैं,
ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स इन द क्रिस्टलाइन स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑर्डर होता है, यहाँ पे कैटायंस और एनायंस अरेंज होते हैं एक लैटिस में। अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हेल्ड टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलम्बिक इंट्रैक्शन एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कौन से फोर्स से? कोलम्बिक फोर्स से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम में आ सकता है कोलम्बिक फोर्स। कौन से फोर्स से? जो आयनिक कंपाउंड्स में जो एटम्स है वो अट्रैक्ट होते हैं कोलम्बिक फोर्स से। These compounds crystallize in different crystal structures determined by the size of the ions, the packaging arrangement and other factors। वो किस पर डिपेंड करती है? जो उनका पैकेजिंग अरेंजमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है? साइज पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं इन अ लैटिस, ठीक है। इसको बोलते हैं रॉक स्ट्रक्चर। NaCl के लिए, ठीक है, NaCl के लिए स्पेशली क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसमें क्या है? In ionic solid, the sum of the electron enthalpy and ionization enthalpy may be positive, but still the crystal structure gets stabilized due to the energy released in the formation of crystal lattice। अगर कुछ केसेस में जो हमारा सम है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, अगर पॉजिटिव है, जब भी वो स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो लैटिस बनाने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उससे वो स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जो लैटिस बनाने में एनर्जी रिलीज होती है उससे वो स्टेबिलिटी आती है। तो दैट्स हाउ दे हैव दिस एग्जिस्ट इन द लैटिस फॉर्म। तो ये जो है हमारा Na+ है। Na+ क्यों दिखाया क्योंकि ये छोटा है और Cl- बड़ा होगा। एनायन क्या होता है? बड़ा होता है। हमने एटॉमिक रेडियस हमारे जो लास्ट चैप्टर था प्योरिसिटी उसमें पढ़ा था कि जो एनायन का साइज होता है वो ज्यादा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉक सॉलिड स्ट्रक्चर है किसके लिए? NaCl के लिए। चलते हैं आगे। तो अब हमारा आयनिक सॉलिड जो है स्टेबल कैसे होगा? स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी उस पर कि कितनी लैटिस एंथैल्पी रिलीज हो रही है, ठीक है। दस अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज प्रोवाइडेड बाय इट्स एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, ठीक है। जब फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का तो कितनी लैटिस एंथैल्पी निकल रही है, कितनी लैटिस एंथैल्पी हमको चाहिए, उससे हमारा जो आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी डिफाइन होगी। अब लैटिस एंथैल्पी होती क्या है? तो द लैटिस एंथैल्पी ऑफ आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कॉन्स्टिट्यूट एटम। मतलब हमारा जो 1 मोल NaCl है ना, उसको ब्रेक करने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ब्रेक करके किसमें? ब्रेक करके उसकी गैसियस कॉन्स्टिट्यूट एटम्स में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, बट कुछ डेफिनेशंस आप देखोगे कि वहां पे लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। मतलब उसमें क्या लिखा होता है कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ NaCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस कॉन्स्टिट्यूट एटम्स। When 1 mole of solid NaCl is formed from gaseous constituent atoms, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। तो आपको सिर्फ सिंपल देखना है कि वहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज लिखा हुआ है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पे NaCl बनेगा, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो NaCl टूटेगा। तो दोनों तरह से आप लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे Na+Cl- गैसियस आयन NaCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा NaCl स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उतना ज्यादा NaCl स्टेबल होगा। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज्यादा। जितनी ज्यादा एनर्जी लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। This process involves both the attractive forces between ions of opposite charges and the repulsive forces between the ions of like charges, ठीक है। इसमें दोनों हमको कंसिडर करने हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी कंसिडर करने और रिपल्सिव फोर्स भी कंसिडर करने। द सॉलिड क्रिस्टल बीइंग 3 डायमेंशनल, इट नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली फ्रॉम इन द इंटरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ओनली। फैक्टर्स ऑफ विद क्रिस्टल ज्योमेट्री यू हैव टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। हमको जो क्रिस्टल की ज्योमेट्री है उसको भी इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि हमने अट्रैक्शन रिपल्शन से लैटिस एनर्जी निकाल दी है, हमको कैसे वो क्रिस्टल में अरेंज है, कैसे वो लैटिस में अरेंज है, वो भी हमको देखना पड़ेगा। अब आते हैं बॉन्ड पैरामीटर से। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? देखो हमारे पास ये क्या है, दोनों के न्यूक्लियस है। एक एटम हमारा ये है और एक एटम ये हमारा ये है। ए हमारा मान लेते हैं Na+ है और ये हमारा Cl- दोनों के क्या है? न्यूक्लियस है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। ये इसका रेडियस हो गया Ra और ये इसका रेडियस हो गया Rb। इन दोनों के जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन न्यूक्लियर। जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ना दोनों के न्यूक्लियर के बीच में, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब आते हैं रेडियस पे। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? इस बॉन्ड लेंथ का आधा होता है। द कोवेलेंट रेडियस मेजर्ड अप्रॉक्सिमेटली इज द रेडियस ऑफ द एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन द बॉन्डेड सिचुएशन। मतलब क्या बोल रहा है वो? सिंपल कि जो भी दोनों एटम्स बॉन्डेड है उनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे, मतलब Ra+Rb का हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। चलते हैं वैन डर वाल्स रेडियस पे। अब वैन डर वाल्स फोर्स रेडियस कहां से आती है? अब वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं ना वहां पे नो बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वहां वैन डर वाल्स फोर्स बहुत वीक होते हैं तो वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं ना तब वैन डर वाल्स फोर्स आता है और उसी से हम वैन डर वाल्स रेडियस निकालते हैं जब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। द वैन डर वाल्स रेडियस रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम व्हिच इंक्लूड्स इट्स वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, ठीक है। नॉन बॉन्डेड सिचुएशन मतलब वहां पे बॉन्डेड नहीं है, वो वहां पे नो बॉन्डेड है, बॉन्डेड नहीं है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है। फर्दर द वैन डर वाल्स रेडियस इज हाफ द इंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 similar atoms in a separate molecule in a solid, ठीक है। 2 similar atoms in a separate molecule, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है। इन दोनों के बीच में आपको निकालना है। जब तो देखो ये बना रखा है इन लोगों ने, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना हमको, तो ध्यान से देखना। हमको ये डिस्टेंस तो हमारा हो गया डायमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो गया डायमीटर। डायमीटर क्या हो गया? 360। अब इसका हाफ कर दो, इसका हाफ कर दोगे तो 360/2
दैट इज 180 पिकोमीटर। तो ये हमारा वैंडरवॉल रेडियस होगा, ठीक है, ये हमारा वैंडरवॉल रेडियस होगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, तो ये हमारा पूरा डायमीटर है, इस डायमीटर का आधा कर दोगे तो हमारा ये वैंडरवॉल रेडियस आ जाएगा। ये वैंडरवॉल रेडियस जो है किसके लिए डिफाइन होता है, इनर्ट गैसेस के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये हम वहाँ पे एटॉमिक रेडियस नहीं देखते, इनर्ट गैसेस के लिए हम एटॉमिक रेडियस नहीं देखते, हम डिफाइन करते हैं वैंडरवॉल रेडियस किसके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए। इनर्ट गैसेस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, वैंडरवॉल रेडियस डिफाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया होगा आपके दिमाग में कि हम एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं देखते इनर्ट गैसेस के लिए, हम इनर्ट गैसेस के लिए वैंडरवॉल रेडियस देखते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस बहुत दूर दूर होती है, ठीक है, बहुत दूर दूर होती है, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो हम वैंडरवॉल रेडियस ऐसे निकालते हैं d/2 सिंपल हाफ करके। नेक्स्ट आते हैं हम बॉन्ड एंगल पे। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता, एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर। देखो जैसे H2 है, तो H2 के बॉन्ड एंगल्स कौन से हैं, अब देखो आपको दिखाता हूं मैं आपको अच्छी तरह। हमारे पास OH2 है, तो एंगल बिटवीन द बॉन्ड एंगल्स, ऐसे नहीं देखना आपको एंगल, ये गलत हो जाएगा, आपको एंगल ऐसे देखना है। और ये एंगल कितना होता है 104.5 डिग्री, जो मैं आपको बताऊंगा VSEPR थ्योरी में कि कैसे आया ये एंगल, ठीक है, कैसे ये एंगल आया। तो देख लो एक बार, दैट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग नहीं देखने, बॉन्डिंग देखने अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री व्हिच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स, ठीक है। इट गिव्स सम आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन एंड हेंस वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग शेप। जो बॉन्ड एंगल है वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेप को डिटरमाइन करने के लिए। बॉन्ड एंगल से हमको पता लगता है कि शेप उसका कैसा है। हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल निकाल लेते हैं और फिर शेप हम डिफाइन करते हैं थ्योरेटिकली। नेक्स्ट चलते हैं, अब आता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी कुछ नहीं है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एंथैल्पी देनी पड़ रही है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मोल के लिए डिफाइन होती है बॉन्ड एंथैल्पी। 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। हमेशा क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर मोल होती है। सिंपल देखो H2 को हमको तोड़ना है, तो हमको H2 को तोड़ना है H और H में, तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमको ब्रेक करना है इसलिए पॉजिटिव होगी। आज समझिए सिंपली O2 को ब्रेक करना है तो O में तो हमको देनी पड़ेगी एनर्जी, इसको बोलते हैं एटमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, एटमाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सिमिलरली N2 के लिए हमारा 946 हो जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट लार्जर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। जितनी ज्यादा एंथैल्पी हमको लगानी पड़ रही है, जितनी ज्यादा एंथैल्पी हमको लगानी पड़ रही है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतनी ज्यादा हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितना बॉन्ड बड़ा होगा ना उतनी हमको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो इजिली टूट जाएगा, ठीक है। AB है और AB है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी और यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है तो इजीली ब्रेक हो जाएगी कम एनर्जी लगाने पे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, सिंपल था, कुछ नहीं था। H2 जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे पास H प्लस OH बन रहा है, तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी 502 है। अगर हम OH को ब्रेक करें तो यहाँ पे भी HO बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, दोनों जगह पे क्या हो रहा है, इस केस में भी HO बॉन्ड ही टूट रहा है और इस केस में भी HO बॉन्ड ही टूट रहा है। बट देखो आप देखो दोनों की एंथैल्पीज की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों की एंथैल्पीज की वैल्यू डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे H2O है और यहाँ पे OH है, तो एटम्स का एनवायरमेंट डिफरेंट है। द डिफरेंस इन द डेल H वैल्यू शोज दैट सेकंड OH बॉन्ड अंडरगोस सम चेंज बिकॉज ऑफ चेंज केमिकल एनवायरमेंट, जो मैंने आपको बताया। दिस इज द रीजन फॉर सम डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ सेम OH बॉन्ड इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक C2H5OH। Therefore in polyatomic molecules the term mean or average bond enthalpy is used, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं, मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे और एवरेज ले लेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे एवरेज ले लेंगे, तो आप OH की वैल्यू डिफाइन करोगे ये, ठीक है। अब आप OH की वैल्यू एवरेज डिफाइन करोगे, दैट इज OH की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 464.5 किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगी हमारी OH की बॉन्ड एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसे हमको देखना है बॉन्ड लेंथ, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। अब आता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हम आगे पढ़ेंगे एमओटी में, तो अभी मैं बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर सिंपल कुछ नहीं बताता, बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक तो ये बात बताता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के बीच में बताता है। अगर ऑक्सीजन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, एन ट्रिपल बॉन्ड एन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, 3 बॉन्ड्स यहाँ पर, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। बट बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बताता है, बट बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बताते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब उतना ज्यादा हमको एंथैल्पी लगानी पड़ेगी एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उतनी ज्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका जो दो एटम्स है, दो आयंस है, अगर वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, मतलब वो बॉन्ड ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल F2 एंड O2 माइनस है बॉन्ड ऑर्डर 1, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। एमओटी से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने सीखेंगे। आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा एमओटी से कि कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ये पता है हमको, तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड लेंथ के। अगर आपको बॉन्ड लेंथ का पता लगाना है, बॉन्ड लेंथ का कैसे पता लगाओगे, आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे,
बॉन्ड लेंथ का कैसे पता लगाओगे आप, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे फिर उसको उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है, अ जनरल कोरिलेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज दैट विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर द बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड द बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, यहाँ पे देखो O3 के मॉलिक्यूल से 3 एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान से, हमारे पास पहले CO3 दिखाता हूं आपको, CO3 में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट तीनों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तीनों का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि तीनों से मिलाकर एक हमारा मॉलिक्यूल बनता है या एक हमारा हाइब्रिड मॉलिक्यूल बनता है, वो ऐसा होता है। मतलब ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तीनों ऑक्सीजन पे सिमिलर है, ठीक है, तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे सिमिलर है। तो हमको ऐसे दिखाना है इसको, हमको शेडेड लाइन से दिखाना है, ठीक है, शेडेड लाइन से दिखाना है। मतलब क्या दिखा रहा है ये कि तीनों CO बॉन्ड्स में जो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है वो इक्वल है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमको ऐसे बनाना है, और जो चार्ज है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे हमको चार्ज बाहर बनाना है, तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड मॉलिक्यूल। अभी हमको कैसे पता लगा कि तीनों इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इन बोथ स्ट्रक्चर, ठीक है, पहले O3 का बताता हूं आपको मैं। O3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हो सकता है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये एग्जिस्ट ऐसे करेगा कि जो डबल बॉन्ड होंगे ना, वो दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे, जो दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं उन पे क्या होंगे, जो डबल बॉन्ड होंगे वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा वो सेम होगा, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा वो सेम होगा। तो आपको ऐसे बनाना है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन बोथ स्ट्रक्चर वी हैव O सिंगल बॉन्ड एंड O डबल बॉन्ड, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। द नॉर्मल O एंड O होनी क्या चाहिए थी, देखो हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक करते हैं तो वहां से हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ निकालते हैं। तो होनी क्या चाहिए थी, हमारा डेटा कैसा आना चाहिए था कि O की होनी चाहिए थी 148 और O डबल बॉन्ड होनी चाहिए थी 121, बट ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3 मॉलिक्यूल आर सेम, ठीक है, दोनों की ही सेम है, दोनों की सेम, मतलब ये ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करता और ये ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करता। Thus the oxygen bonds the O3 molecule are intermediate between the double bond and single bond। तो दोनों की क्या है, इंटरमीडिएट। 128 किसके बीच में, 140 और 121 के बीच में, मतलब दोनों का एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दिस कैन नॉट डिपेंड बाय आइदर ऑफ द टू लूज स्ट्रक्चर्स शोन अबव, ठीक है, दोनों ही लूज स्ट्रक्चर से हम ये जो एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड बॉन्ड लेंथ है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। The concept of resonance was introduced to deal with the type of difficulty experienced in the depiction of accurate structure of the molecules like O3, ठीक है, इसलिए हमारा रेजोनेंस आया, ठीक है, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया। According to the concept of resonance, whenever a single loose structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, ठीक है, इनकी क्या है, similar energies है, position of nuclei and bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures of the hybrid which describe the molecule accurately। तो ये क्या है, canonical structures, इनको क्या बोलते हैं, canonical structures, और ये जो मिलाकर हमारा क्या बनता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, जो कि मेन स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। Thus for O3 the two structures shown above constitute the canonical structures or resonance structures and their hybrid that is third। The structure represent the structure of O3 more accurately। तो ये जो है वो more accurately represent कर रहा है, मतलब इसमें क्या है 128 और 128 पिकोमीटर है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। सिमिलरली हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं इसके लिए भी। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, इन तीनों का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्चुअली में ये सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पे तीनों की बॉन्ड लेंथ क्या है, सिमिलर है। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया ये ओजोन का। अब बात करते हैं CO2 के। CO2 में क्या होगा, CO2 में ऐसे भी हो सकता है और हमारा CO2 में ऐसे भी हो सकता है। तो CO2 की भी क्या होगी, यहाँ पे दो बॉन्ड लेंथ आएगी 121 और 110, बट आती कितनी है, हमारी एक ही बॉन्ड लेंथ आती है 115। Obviously single loose cannot depict the position and become necessary to write more loose structures। Similarly CO32- का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, CO32- का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे भी 3 हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, बट हाइब्रिड जो होता है हमारा एक ही होता है। अब आते हैं इन जनरल इट में भी स्टेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती कैनोनिकल फॉर्म्स की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल एक कैनोनिकल फॉर्म में थोड़ा टाइम एग्जिस्ट करेगा फिर दूसरे में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। वी हैव बिटवीन टोटोमेरिक फॉर्म्स कीटो और जैसे कीटो और इनॉल में होता है ना, अगर आपने इनॉर्गेनिक पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कीटो और इनॉल में क्या होती है, टोटोमरिज्म होती है। तो वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है दोनों के बीच में, कभी वो कीटो में ट्रांसफर होता है, कभी वो इनॉल में ट्रांसफर होता है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है। द मॉलिक्यूल एज सच एज अ सिंगल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, जो ये वाला एग्जिस्ट करता है। बट हम ये डिफाइन क्यों करते हैं, हम डिफाइन करते हैं जिससे कि हम लूज स्ट्रक्चर्स बना सकें। हम ये क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम लूज स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसलिए हम ये बनाते हैं, वरना सिंपल एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। The molecule such as has such as single structure which is the resonance hybrid of the canonical forms which cannot as such be depicted by single loose structure, ठीक है। हम इसको सिंगल लूज स्ट्रक्चर से बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम ये बनाते हैं जिससे कि हम लूज स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर सके, ठीक है। बट इसका सिंपल एक ही हाइब्रिड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है हर मॉलिक्यूल का। अब आते हैं पोलैरिटी बॉन्ड पे। तो पोलैरिटी बॉन्ड मैं अपनी तरफ से सिखाता हूं आपको। देखो पोलैरिटी बॉन्ड कैसे इंड्यूस होती है कोई कंपाउंड में। तो हमारे पास HH है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों बीच में होंगे,
बॉन्ड के बीच में होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है वी कैन से। तो यहाँ पे नॉन पोलरिटी आ गई, मतलब ये जो बॉन्ड है वो कैसा नॉन पोलर है। अगर हम बात करें सीएल की, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों सीएल के अराउंड। तो यहाँ पे भी क्या है, नॉन पोलर है, ये भी क्या है हमारा नॉन पोलर है। तो पोलैरिटी आती कैसे है? पोलैरिटी आती है जब हमारे दोनों जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो पोलैरिटी कब आती है, जब हमारे दोनों एटम्स डिफरेंट होते हैं, एच और सीएल। तो सीएल की इलेक्ट्रॉनिटी हमको पता है ज्यादा है, तो सीएल की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, सीएल की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे। अब सीएल की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे आयनिक करेक्टर इंड्यूस हो गया, क्या हो गया, आयनिक करेक्टर इंड्यूस हो गया। पहले क्या था, कोवलेंट मॉलिक्यूल था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सीएल की तरफ ज्यादा हो गई और हाइड्रोजन की तरफ कम हो गई। चार सेपरेशन कोवलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं चार सेपरेशन हो गया, H पे प्लस और सीएल माइनस, इसको बोलते हैं हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई, ठीक है। पोलैरिटी क्या हो गई हमारी, इंड्यूस्ड हो गई। तो दैट्स हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द पोलैरिटी कॉन्सेप्ट। तो देखो अब क्या बोल रहा है कि इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवलेंट और आयनिक, ठीक है। वहां पे क्या होता है, आयनिक करेक्टर या कोवलेंट करेक्टर इंड्यूस्ड होता है। इवन इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स देयर इज सम आयनिक करेक्टर, यहाँ पे भी सम आयनिक करेक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर सिचुएटेड एक्जेक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर, जो मैंने आपको बता दिया है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर हमको बात करें एचएफ की, तो एचएफ में क्या होगा, एचएफ में हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, जैसे हमारा एचसीएल में था, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एचसीएल में, ठीक है। अब एचसीएल हमारा देख लिया। अब एचसीएल में ये जो बॉन्ड लेंथ है इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसको डिपेंड करते हैं डी से। अब हमारा डायपोल मोमेंट आता है, ठीक है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब डायपोल मोमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा आपका मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, दैट इज क्यू इंटू डी। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन ऐसे बताना है आपको, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस तरफ आएगा आपका एरो का हेड, ये हेड आएगा और ये टेल है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पे आपको टेल बनाना है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहां पे आपको हेड बनाना है। तो ऐसे बनेगा आपका डायपोल मोमेंट, ऐसे आप दिखाओगे डायपोल मोमेंट। तो डायपोल याद कैसे रहोगे, किस साइड बनाना है आपको, तो याद रख सकते हो प्रोटोन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटोन मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड आपको बनाना है आपका डायपोल का डायरेक्शन। सो दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ द डायपोल स्ट्रक्चर्स। अभी हम देखेंगे सारे एग्जांपल्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको डायपोल बनाना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से, अब देखो हमारा BF2 है, BF2 के लिए कैसे बनाएंगे, B और F2 में F जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपको ऐसे बनाना है और ये ऐसे बनेगा। बट दोनों डायरेक्शन में हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा क्या हो जाएगा, जीरो। जो अगर हम रिजल्टेंट बनाए, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दोनों क्या करें, कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसको बोलते हैं कैंसिल आउट करना। तो इसकी वजह से हमारा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारा कंपाउंड बन जाएगा नॉन पोलर बन जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं देखना, आपको इंडिविजुअली देखना है, आपको पूरे मॉलिक्यूल का देखना है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी है, बट अगर हम बात करें पूरे कंपाउंड की, तो यहाँ पे पूरा कंपाउंड क्या हो गया, हमारा नॉन पोलर हो गया। समझ आया, तो इंडिविजुअल पोलैरिटी है, बट अगर हम कंप्लीट बात करें तो पोलैरिटी नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें NH3 की, ठीक है, NH3 की, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर की वजह से यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें ये इधर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेट ज्यादा है, ये इधर जाएगा, सिमिलरली ये भी इधर जाएगा। और जो लोन पेयर्स है, वो लोन पेयर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या हो रही है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हाइड्रोजन की तरफ भी जा रही है, बट लोन पेयर्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि लोन पेयर्स तो सिर्फ अकेले हैं, वो किसी से शेयर्ड नहीं है। तो लोन पेयर्स का जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। तो हम कैसे दिखाएंगे उनको, हम ऐसे दिखाएंगे उनको, आया समझ में, हम ऐसे दिखाएंगे। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिजल्टेंट कैसे आ रहा है, एक इधर 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 सेम डायरेक्शन में सबका। तो रिजल्टेंट हम कैसे बनाएंगे, रिजल्टेंट हम बनाएंगे ऐसा। तो ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है। तो आपका ये कंपाउंड कैसे हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर हम बात करें NF3 की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आते हैं आपके एग्जाम में। NF3 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर NF3 में ये इसको ऊपर जाएगा, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, ये भी फ्लोरीन की तरफ और ये भी फ्लोरीन की तरफ होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये लोन पेयर और ये 3 फ्लोरीन है, ये लोन पेयर और ये 3 फ्लोरीन है, बट जो रिजल्टेंट होगा वो कम आएगा। यहाँ पे चारों के चारों एक ही डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ज्यादा आ रहा था, बट यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो अगर हम बात करें NH3 और NH3 का कंपेयर करें,
तो NH3 का ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू NF3, क्योंकि NF3 का क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट सम पोलैरिटी। क्यों कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शंस में थी। तो अगर हम बात करें NH3 और NF3 की, तो NH3 का ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट एज कम्पेयर टू NF3, तो ये हो गया म्यू ऑर्डर। तो दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ द डायपोल मोमेंट सिमिलरली। तो सिमिलरली उन्होंने दे रखा है, तो मैंने करवाई दिया आपको HF का करा दिया, BF2 का करा दिया। BF2 क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर हम बात करें H2 की, तो H2 में क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर होगा, ठीक है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट हमारा इधर होगा। अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 में हमारा क्या होगा, देखो BF3 में हमारा हो जाएगा 0, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर BF3 का मैं बनाऊं तो BF3 का भी आपका 0 ही होगा। सिमिलरली आपको ऐसे बनाना है, तो ये ऊपर जाएगा और ये इधर, तो इन दोनों का देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या हो गया, एक इधर है और एक इधर है, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया दोनों का, और म्यू हो गया 0, म्यू हो गया 0। तो जो ओवरऑल डायपोल मोमेंट है उसका पोलैरिटी क्या हो गई, 0 हो गई, वो बन गया हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आए समझ में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन गया। दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ द डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, मैंने सारे करवा दिए हैं जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ठीक है, NH3 NF3 भी मैंने करवा दिया है, NH3 NF3 भी मैंने करवा दिया है। अब आते हैं हम फेजांस रूल पे। ठीक है, फेजांस रूल पे आते हैं। तो फेजांस रूल पे आपको समझा दो पहले, फिर हम पढ़ेंगे उसको। तो फेजांस रूल क्या बोलता है कि नो बॉन्ड इज कंप्लीटली आयनिक। ठीक है, कोई बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, वहां पे कोई कोवलेंट कैरेक्टर तो होता है। कोवलेंट कैरेक्टर मतलब डायरेक्शनल नेचर होता है। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर कैसे समझते हैं हम, डायरेक्शनल नेचर से, कि जो डायरेक्शनल फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें Na+Cl-, तो Na+Cl- हमारा पूरा का पूरा क्या है, आयनिक कंपाउंड है। बट Na के पास क्या, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। Na क्या करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से जो Cl का जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल था, स्फेरिकल सिमेट्रिकल था, वो क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। वो क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो Cl का जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल था वो अब डिस्टॉर्टेड हो गया, ऐसा बन जाएगा। वो कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये क्या हो गया, स्फेरिकल डिस्टॉर्शन, इसको बोलते हैं स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन होना ऑर्बिटल का। ठीक है, इस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, इस डिस्टॉर्शन को बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब जितना छोटा आपका कैटायन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो डिस्टॉर्ट करेगा किसको, एनायन को। वो डिस्टॉर्ट करेगा किसको, एनायन को, और उसकी वजह से एनायन ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। तो Cl का साइज ज्यादा होना चाहिए और सोडियम का साइज छोटा होना चाहिए, उतना ज्यादा हमारा पोलराइजेशन होगा। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो just as all the covalent bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have some partial character. The partial covalent character of ionic bond was discovered by Fezans in terms of the following rules. उसने क्या बोला कि smaller the size of the cation and the larger the size of anion, the greater the covalent character of an ionic compound. जितना ज़्यादा हमारा पोलराइजेशन कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा पोल कोवलेंट कैरेक्टर होगा। मोल कोवलेंट कैरेक्टर के लिए हमारा कैटायन स्मॉल साइज होना चाहिए, एनायन लार्ज साइज होना चाहिए, और हायर द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। उन पे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें NiCl और NaCl, तो हमारा जो एनायन है वो सिमिलर है, एनायन हमारा सिमिलर है। हम किसको कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कैटायंस को। कैटायंस में साइज छोटा होना चाहिए। Li का साइज क्या छोटा है, Na से, तो हमारा LiCl में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा NaCl से। आया समझ में, Li का छोटा साइज है, Li का छोटा साइज है तो ज्यादा पोलराइज करेगा, ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा किसको, Cl के ऑर्बिटल को। जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इक्वली डिवाइड होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसकी वजह से LiCl का मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा। सिमिलरली अगर हम देखें NaCl और NaBr में, तो Na तो सेम है, हमको देखना है Cl और Br में। Cl और Br में Cl का साइज छोटा है, Br का साइज बड़ा है, तो Br का साइज बड़ा है, उसकी वजह से ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। जितना साइज बड़ा है एनायन का उतना ज्यादा वो डिस्टॉर्शन होगा। तो उसकी वजह से हमारा ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, NaBr में। NaBr में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो दैट्स हाउ यू कैन सी द कोवलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें MgCl2 और AlCl3, तो दोनों में क्या है, Cl2 सेम है, Cl और Cl सेम है। अगर हम बात करें चार्जेस की, तो Mg2+ और Al3+, देखो ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या बताया था मैंने, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना क्या होगा, कम रेडियस होगा, साइज कम होगा। अब साइज ऑफ कैटायंस कम, तो पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। मतलब हमारा जो Cl3 है उसमें चार्ज भी ज्यादा है और Al3+ का साइज छोटा है। जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना कम साइज होगा उतना ज्यादा वो पोलराइज करेगा एनायन को। तो उसके वजह से कोवलेंट कैरेक्टर कहाँ ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर हमारा AlCl3 में ज्यादा हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो आपको 3 रूल्स दिख रहे थे जो मैं आपको बता दिए हैं और यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन एंड ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द एनायन फॉर कैटायंस ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन typical of transition metals is more polarizing than the one with noble gas configuration। ठीक है, अब देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है। अगर आपके पास सेम चार्ज साइज और चार्ज सेम है तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसका ट्रांजिशन मेटल जैसा है
वो ज़्यादा मोर पोलराइजिंग होंगे एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिसका नॉर्मल गैस जैसा कॉन्फिगरेशन है। द कैटायंस पोलराइज द एनायन पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बिटवीन द टू। ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। द दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंस इन अ कोवलेंट बॉन्ड, बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा न्यूक्लियाई के पास आ जाएगा, मतलब बीच में आएगा, सेंटर में आ जाएगा, जिससे दोनों के जो दोनों एटम्स होंगे उनमें न्यूक्लियर उनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो वही कोवलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है किससे, आयनिक बॉन्ड से। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, द polarizability of the anion and the extent of distortion of anion are the factors which determine the covalent character of the ionic compound। एक तो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की, एनायन का पोलराइजेशन हो रहा है तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन, और डिस्टॉर्शन मतलब पोलराइजेशन और पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये आपको तीनों चीजें देखनी है, कैटायन, एनायन और पोलराइजेशन। ये मैंने आपको बता दिया सब। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 2 क्वेश्चन पक्का से आते हैं नीट में, VSEPR थ्योरी। ठीक है, किसने दी थी, ये दी थी आपके सिडगिक एंड पावेल ने दी थी 1940। उसके बाद फर्दर उन्होंने नाइलम और गिलिप्सी ने ले लिया था। ठीक है, फर्दर उन्होंने डिफाइन किया था, रीडेवलप किया था किसने, नाइलम एंड गिलिप्सी ने। मेन पॉस्टुलेट्स क्या थे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो डिपेंड करेगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, बॉन्डेड पे और नॉन बॉन्डेड दोनों पे, लोन पेयर पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पे भी डिपेंड करेगी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस द इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो लोन पेयर रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। ठीक है, दीस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज द रिपल्शन। ठीक है, अब वो कैसे अरेंज होंगे जिससे कि रिपल्शन सबसे कम होगा। ठीक है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे कम हो, ऐसे ही वो एटम्स क्या होंगे, अरेंज होंगे स्पेस में। तो वही हमको पढ़ना है शेप। ठीक है, द वैलेंस शेल इज टेकन इज स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस से अरेंज होनी चाहिए जिससे कि रिपल्शन कम हो। A multiple bond is treated as its single bond electron pair and the 2 or 3 electrons pair of multiple bond are treated as single super pair। ठीक है, वहाँ पे जो multiple bond होगा वहाँ पे उसको भी single bond consider करा था उन्होंने। When 2 or more resonance structures can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any structure। ठीक है, जिसमें सबसे कम रिपल्शन होगा, ठीक है, जिसमें सबसे कम रिपल्शन होगा उसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को माना जाएगा उसकी शेप। तो अब देखो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना है ध्यान से। नाइलम एंड गिलिप्सी रीडिफाइन द VSEPR मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। While the lone pairs are localized on the central atom, each bonded pair is shared between the two atoms। जो bonding pair होते हैं, bonding electrons होते हैं, वो shared होते हैं 2 atoms के बीच में, lone pair shared नहीं होते हैं। That's why very important, as a result, the lone pair electrons molecule occupy more space as compared to bonding pair of electrons। तो lone pairs को ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो lone pairs को दूर बनाना है आपको bond pair से, जिससे रिपल्शन कम हो और lone pairs को ज़्यादा स्पेस मिल जाए। ठीक है, this result in greater repulsion between the lone pairs of electrons as compared to lone pair bond pair repulsion। सबसे ज़्यादा किसका होगा, lone pair का रिपल्शन होगा, lone pair रिपल्शन, देन lone pair bond pair रिपल्शन, और bond pair का सबसे कम होगा, क्योंकि lone pair में तो वो सादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्योंकि वो शेयर्ड नहीं है किसी एटम से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में, सिंपल आप देखते हैं। सबसे पहले BeCl2 का, तो BeCl2 में कैसा होगा, BeCl तो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 0। तो यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन होगी, sp हाइब्रिडेशन। अब मैं आपको शेप के साथ ही हाइब्रिडेशन पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको आप क्या कर सको, रिलेट कर सको और आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, मैं एक एक करके बताऊंगा और एक एक आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम बहुत पास में है, तो आपको ट्रिक्स से देखना है, यहाँ पर ट्रिक समझनी अच्छी तरह। अब देखो बी में, आप पहले मैं इसका हाइब्रिडेशन बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम ध्यान से समझ लेंगे कंपेयर करके। तो बी में क्या है, हमारा वैलेंस शेल हमारा 2s और 2p, तो 2s हमारा 2 है और 2p हमारा खाली है। अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अनपेयर्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होगा तो 2 Cl से ही बॉन्डेड होगा, 2 Cl से ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 2 Cl से बॉन्ड बनेगा, तो एक तो S के साथ बनेगा, अगर मान लेते हैं हाइब्रिडेशन नहीं हुआ, एक S के साथ बनेगा और एक P के साथ बनेगा, तो S के साथ बनेगा 2s के साथ, ये Cl का 3p, तो ये बॉन्ड बनेगा, और एक B और Cl का बनेगा, तो ये बॉन्ड बनेगा। अगर ये बनेगा तो ये साइज छोटा है, तो ये वाला तो ऐसे बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। उसी के बाद आपका कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग होने की वजह से यहाँ पे B और दोनों BeCl जो बॉन्ड्स होंगे वो सेम होंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन बोलते हैं। और जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं तो जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, S और P की मिक्सिंग हो रही है, एक S और एक P है तो हमारा बनेगा sp ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, ये हम इसके सारे रूल्स पढ़ेंगे। तो जितने आपके मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, उतने आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमारे पास 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक sp ऑर्बिटल आपको ऐसे दिखाना है, एक sp ऑर्बिटल आपको ऐसे दिखाना है। देखो S और P है, तो sp कैसे बनेगा,
एस का कम होगा और पी का ज्यादा होगा, तो ऐसा बनेगा ये एस पी। आया समझ में? यहाँ 50% एस है और 50% पी है, तो आपका एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। तो BCl2 कैसे बनाना है आपको? BCl2 से बनाना है, एक sp ये रहा तो एक Cl ये रहेगा, और ये एक sp ये रहा तो एक Cl ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। BCl2 के लिए हमारे पास होता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं शेप वगैरह। तो BCl2 के लिए हमारे पास बन गई sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, लोन पेयर 0। अब देखो आपको देखना कैसे, शेप कैसे पता लगाओगे? बी के लिए आप बनाओ लूज स्ट्रक्चर, बी के आप क्या बनाओगे? लूज स्ट्रक्चर बनाओगे। तो 2s2 और Cl, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर बन गया तो कैसा बना है? ये लीनियर बना है, और जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। एंगल कितना बना है आपका? 180 डिग्री एंगल बना है। तो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द शेप एंड द एंगल। सिमिलरली अगर हम बात करें BF3 की, तो BF3 में क्या है? बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है। तो बॉन्ड पेयर 3 है तो 3 बॉन्ड्स बना दो, F F और F, तो हमारा क्या बन गया? ट्रायंगल प्लेनर। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों नहीं हुआ F? क्योंकि यहाँ पे हमको जितना ज्यादा हो सके उतना रिपल्शन कम कर रखना है, ठीक है। जितना हो सके उतना रिपल्शन कम रखना है बॉन्ड पेयर्स में। सबसे ज्यादा बॉन्ड रिपल्शन कैसे कम होगा? जब हम 120 डिग्री पे रखेंगे। तो तीनों एंगल्स क्या है? 120 डिग्री है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें CH4 की, CH4 में हमारे 4 बॉन्ड्स हैं, चारों बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? टेट्राहेड्रल शेप होगी, ठीक है। शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल। और जो एंगल होता है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट्स को आप 109.5 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 109.5 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं हम NH4+। तो NH4+ में भी 4 बॉन्ड पेयर है और एक 0 लोन पेयर है, ठीक है। 0 लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? वही सेम हाइब्रिडाइजेशन होगी, टेट्राहेड्रल, और हमारा एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब देखते हैं PCl5। देखो PCl5 किससे बना है? PCl5 में 5 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे होगा sp3d। क्या होगा यहाँ पे? sp3d। sp3d2 नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं, sp3d होगा, ठीक है। क्या होगा? sp3d होगा हमारे पास। तो sp3d बनता है कैसे? देखो sp3d बनता है हमारा, sp3d हमारा बनता है एक sp2 ऑर्बिटल और एक pd ऑर्बिटल को मिक्स करके, ठीक है। एक sp2 ऑर्बिटल और एक pd ऑर्बिटल को मिक्स करके, तो यहाँ 50% p होगा, 50% d होगा, और यहाँ पे 33% s होगा, 33% p और 33% p होगा, ठीक है। 33% s होगा, ठीक है। यहाँ पे 33% s करेक्टर होगा। s करेक्टर मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास। तो यहाँ पे 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पे, ठीक है। 2 तरह की बॉन्ड लेंथ होगी, ये 3 बॉन्ड लेंथ अलग होगी और 2 बॉन्ड लेंथ अलग होगी। तो 3 बॉन्ड लेंथ अलग है, ये इक्वेटोरियल है, Cl Cl Cl, और यहाँ पे 2 बॉन्ड लेंथ अलग है, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। इनको बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड्स और इनको बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड्स होंगे वो ज्यादा लॉन्गर होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड से, ठीक है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे छोटे होंगे, एक्सियल जो होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे एग्जिस्ट करता है ये PCl5, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद बाइपिरामिडल, ऊपर एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो उसको बोलते हैं बाइपिरामिडल, ठीक है। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। और ये जो हो गया हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो गए, और ये ऊपर वाले हमारे एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। एंगल 3 तरह के होते हैं, ये जो है हमारा 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 डिग्री होता है। अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये हमारा 180 डिग्री है और ये हमारा 120 डिग्री होता है, ठीक है। इसको हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताई दिया sp3d, क्योंकि बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर 5 मतलब एक s 3 p और एक d, तो 5 हो गए, तो बॉन्ड पेयर 5 मतलब sp3d, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई और आपकी शेप हो गई ट्रायंगल बाइपिरामिडल, जिसमें आपको एंगल्स 3 पता होने चाहिए। ये पूछा जाता है कि कितने एंगल्स होते हैं, तो एक 90 डिग्री होता है, एक 120 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं SF4 की। तो SF4 में अब लोन पेयर्स आ गए, ठीक है। अब लोन पेयर्स की वजह से क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको शेप में डोंट कंसीडर लोन पेयर्स, ठीक है। शेप में आपको लोन पेयर्स कंसीडर नहीं करने हैं, शेप में आपको लोन पेयर्स कंसीडर नहीं करने हैं। तो SF4 में आप देखो ऐसा बना सकते हो, बट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो पहले देख लेते हैं बॉन्ड पेयर कितने। तो बॉन्ड पेयर 4 है, क्योंकि 4 SF बॉन्ड्स बनेंगे और एक लोन पेयर है। अब आपको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऐसे बनाने हैं जिससे कि सबसे कम रिपल्शन हो। ज्योमेट्री, अब देखो 2 चीजें होती है, ज्योमेट्री और शेप। शेप में आपको कंसीडर नहीं करने लोन पेयर्स, और ज्योमेट्री में आपको कंसीडर करने लोन पेयर्स। तो ज्योमेट्री अगर मैं बात करूं इसकी, तो ज्योमेट्री होगी इसकी ट्रायंगल बाइपिरामिडल, बट शेप में आपको लोन पेयर्स देखने ही नहीं है, आपको छुपा देने लोन पेयर्स, आपको लोन पेयर्स छुपा देने। तो लोन पेयर्स छुपा दोगे तो आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखना है, सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर देखना है। तो ऐसे एग्जिस्ट करता है हमारा SF, हमारा SF एग्जिस्ट करता है ऐसे FF, आपको लोन पेयर बनाना है यहाँ पर, जिससे कि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन सबसे कम हो। तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा? जो ये वाले F होंगे ना, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ दूसरे कलर से, ये थोड़े ऐसे हो जाएंगे, जिससे कि जो बॉन्ड पे रिपल्शन होगा वो कम हो जाएगा। और ऐसे होने के बाद क्या हो जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा, ये सीसो टाइप, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ पे सीसो टाइप बन गया। अगर आप ऐसे देखोगे सीसो टाइप, तो ये एक आदमी बैठा है और ये एक आदमी बैठा है, तो ये सीसो टाइप बन गया। तो इस शेप को बोलते हैं सीसो। तो आपको शेप आएगी, ठीक है, वहाँ पे शेप आएगी, तो सीसो शेप होता है हमारा ये, ठीक है। ये शेप हो गई हमारी SF4 की सीसो शेप, आया समझ में? तो यहाँ पे लोन पेयर आपको दिखना है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से सीसो बन गया ये। सिमिलरली अगर हम बात करें SF6 की, तो SF6 में बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 कैसे पता लगा? क्योंकि S जो है वो 6 बॉन्ड से बनाता है,
एस 6 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वहाँ पे देखें SF6 में, तो एस के पास एक लोन पेयर बचेगा, तो एक लोन पेयर बचेगा, तो यहाँ पे एक लोन लिख दिया हमने, और टोटल कितना हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sp3d2 की 6 हो गए, तो sp3d2 हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर कितना बनेगा, एक हमारा स्ट्रक्चर स्क्वायर बनेगा और हमारे दो पिरामिड होंगे एक पर नीचे, उसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिड। और क्या नाम होता है इसका, ऑक्टाहेड्रल, जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। सारी बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दो ज्यादा होती है दो कम होती है, ऐसा नहीं है, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है आपकी SF6 में। 4 बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं, 4 बॉन्ड्स हमारे प्लेन में होते हैं और 2 बॉन्ड्स हमारे आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा है, अब मैंने आपको बता दिया कि मॉडल है जहाँ पे लोन पेयर्स है, हमने ये भी देख लिया, जहाँ पे लोन पेयर्स है, जहाँ पे लोन पेयर्स नहीं है, जहाँ पे भी लोन पेयर्स नहीं है, बट फिर यहाँ पे लोन पेयर्स आ गए। ठीक है, लोन पेयर्स आ गए। और मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम, तो हमने ये देख लिया सारा, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिया है, BCl2, HgCl2, BF3, CH4, NH4+, PCl5, SF6 आपको बता दिया सब मैंने। अब देख लेते हैं ये वाले, तो ये वाले देखो, अब ये अगर बात करूँ H2O की, ठीक है, मैंने आपको बता दिया SF4, NH4+ बता दिया पर आपको, BrF5 अभी हम करते हैं। ठीक है, H2 देख लेते हैं, H2 में देखो क्या होगा, H2 में हमारे पास ऐसा होगा कुछ, बट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा। अब लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन की वजह से आपको ऐसा बन जाएगा, आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं बेंड शेप। क्या बोलेंगे इसको, बेंड शेप बोलेंगे। हाइब्रिडेशन कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स है, बॉन्ड पेयर्स 2 है और लोन पेयर्स भी कितने हैं, 2 है, बॉन्ड पेयर्स 2 और लोन पेयर्स 2, तो 4 हो गए। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। आया समझ में, कोई फॉर्मुला याद करने की जरूरत नहीं कि हाइब्रिडेशन कैसे याद रखनी है, आपको सिंपल ऐसे बनाना है, हाइब्रिडेशन ऐसे याद रखनी है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp हाइब्रिडेशन मतलब हमारा जो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या होती है हमारी, बेंड शेप होती है, ड्यू टू द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। उसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, उसको कितना हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 104 डिग्री हो जाता है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H2 होगा। अगर हम बात करें इसका, अगर हम बात करें SO2 का, तो SO2 का सिंपल सेम जैसे H2 में होता है वैसे ही होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, ये भी बेंड ही होता है, बेंड क्यों होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर हमारे पास हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट हो कितना जाता है 107 डिग्री से। ठीक है, अब आप ये भी याद रखते हो, अब आप ये भी याद रख सकते हो कि एक लोन पेयर मतलब कितना बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, 2.5 डिग्री से रिड्यूस होगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल कितना डिक्रीज होगा, 2.5 डिग्री। अगर 2 लोन पेयर होंगे तो 5 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो बॉन्ड एंगल का वैल्यूज। ठीक है, तो NH3 में एक लोन पेयर है तो हमारा 109.5 डिग्री होना चाहिए था, या 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, बट क्योंकि हमारा एक लोन पेयर है तो हमारा 109.5 डिग्री में से माइनस कर दो 2.5, तो हमारा आ जाएगा 107 डिग्री। तो NH3 में हमारा 107 डिग्री होता है, NH3 में हमारा 107 डिग्री हो जाएगा। H2 का मैंने आपको बता ही दिया, बेंट होता है। सिमिलरली तो H2 का ऐसे देखना है आपको, SF4 का मैंने आपको बता दिया। SF4 में देखो ये वाला एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करता, ये वाला मोर एग्जिस्टेबल है। ठीक है, ये वाला मोर स्टेबल नहीं है, ये वाला मोर स्टेबल है SF4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखते हैं, देखो वेरी इंपॉर्टेंट ClF3। ठीक है, ClF3 में क्या होगा, रिपल्शन हमको मिनिमम करना है, तो ClF3 में 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर यहाँ पर, तो ClF3 में क्या होगा, यहाँ पे भी ये रिपल्शन होगा, ये रिपल्शन होगा। एक्चुअली वहाँ पे टी शेप लिखा हुआ है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में, बट टी शेप नहीं होता, डिस्टॉर्टेड टी शेप होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, तो F जो है वो ऐसा हो जाता है, थोड़ा F थोड़ा वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं रहता, ऐसा हो जाता है, तो F ऐसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टी शेप। बट आपके एनसीईआरटी में टी शेप लिखा हुआ है तो टी शेप चलेगा। तो यहाँ पे रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए यहाँ पे मिनिमम टी शेप होता है। ठीक है, टी शेप होती है आपकी टी शेप। देन हम देखते हैं BrF5, वेरी इंपॉर्टेंट। तो BrF5 में क्या होगा, देखो BR के पास निकालो कैसे आप, तो BR के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से 5 तो उसने बॉन्ड बना लिए, तो बचा कितना, एक ही लोन पेयर, तो एक लोन पेयर बच गया और 5 बॉन्ड पेयर बच गए। तो हमारे पास क्या हो गए, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया, मतलब 6 मतलब sp3d2, 6 मतलब sp3d2। तो हमारी हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3d2 हो गई। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन में दोनों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कंसिडर करने हैं, शेप देखने में आपको लोन पेयर कंसिडर नहीं करना है। तो शेप देखो, शेप देखोगे तो आपको सिंपल इतना देखना है, तो एक स्क्वायर बन रहा है और एक पिरामिडल नीचे है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो गई हमारी शेप, स्क्वायर पिरामिडल हो गई हमारी शेप। अगर हमको ज्योमेट्री देखना है, ज्योमेट्री में हमको लोन पेयर कंसिडर करना है, बट आपको शेप भी पूछेगा, वो स्क्वायर पिरामिडल हो गई हमारी शेप, sp3d2 हो गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन। अगर बात करें xgF4 की, तो xgF4 में क्या होगा, हमारे पास xg के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड उसने F से बना लिए, तो कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर हो गए, तो हमारे पास कितना हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास 4 और लोन पेयर हमारे पास हो गए 2, तो हमारे पास हो गया 6। तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2। ठीक है, हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2। हमारी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, बट हमको शेप बतानी है, शेप में क्या होगा, हमारे लोन पेयर कंसिडर नहीं होंगे, तो लोन पेयर कंसिडर मत करो,
और लोन पेयर आपको ऐसे नहीं बनाना, लोन पेयर आपको दूर दूर रखने, ठीक है। तो लोन पेयर ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको काट दो, ठीक है। इसको काट देंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका कौन सा वाला एग्जिस्ट करेगा? आपका ये वाला एग्जिस्ट करेगा, XeF4, जिसमें आपका जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी, और जो हाइब्रिडेशन होगी वो sp3d2 हो जाएगी, जिसमें आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही देखने हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर से आपका हाइब्रिडेशन निकलेगा और फिर आपको शेप निकल जाएगा। आपको शेप ऐसे बनाना जिससे कि लोन पेयर दोनों एक दूसरे के दूर दूर है, जिससे कि रिपल्शन बहुत कम हो और आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो सके। और आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको देखना है। 8 इलेक्ट्रॉन से आपको पता लगेगा हमारे 4 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, टोटल कितने होगा? हमारे 6 होगा। सिमिलरली अगर SO4 2- का देखें तो SO4 2- बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, तो आपको ऐसे बनाना है स्ट्रक्चर। ये आपको पहले बता दिया मैंने क्या हो गया स्ट्रक्चर। देखो लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल आपको टेट्राहेड्रल देंगे, मतलब आपको चारों सिग्मा बॉन्ड्स देखने, ठीक है। चारों आपको सिग्मा बॉन्ड्स देखने, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और आपका जो हाइब्रिडेशन होगी, ठीक है, हाइब्रिडेशन में आपको सिंपल क्या देखनी है? सिग्मा बॉन्ड्स देखने, ठीक है। हाइब्रिडेशन में आपको सिंपल सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं। क्या देखने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं। तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और जो एंगल होगा वो कितना होगा? जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो कितना होता है? 1090 डिग्री 28 मिनट्स। सिंपल देखते हैं CL53 का। CL53 का मैंने बताई दिया आपको, डिस्टॉर्टेड टी शेप या टी शेप लिख सकते हो आप, ठीक है। टी शेप आप लिख सकते हो। एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSE पेयर थ्योरी खत्म हुई। अब आती है हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो क्या बोलती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई क्यों? तो सिमिलरली VSE पेयर थ्योरी गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बट थ्योरेटिकली डज नॉट एक्सप्लेन देम एंड आल्सो इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। लिमिटेड एप्लीकेशंस थी और थ्योरेटिकली उसने एक्सप्लेन नहीं करा, सिर्फ उसने शेप बता दी कि शेप आई कैसे, वो बताया नहीं, जो मैं आपको बता दिया है आगे, क्योंकि मुझे सब पता है, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए दो थ्योरीज आई, एक तो VBD थ्योरी और एक मॉलिक्यूलर थ्योरी। पहले हम पढ़ेंगे VBD थ्योरी। अब VBD थ्योरी में क्या बोलता है वो? कंसीडर 2 हाइड्रोजन एटम्स, A और B आपको कंसीडर करना है। 2 हाइड्रोजन एटम आपको कंसीडर करने हैं, HA और HB। उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? देखो आपको इलेक्ट्रॉन से हमारे पास न्यूक्लियस है, हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन है, इसका भी न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस है। तो आप 4 तरह से रिपल्शन और अट्रैक्शन हो सकते हैं, 4 हमारे इंट्रैक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एज दीज 2 एटम अप्रोच ईच अदर, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। जैसे जो HA और HB पास आएंगे तो क्या होगा? वहाँ पे क्या हो सकता है? प्लस का रिपल्शन, न्यूक्लियस रिपल्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा। तो 2 अट्रैक्शन हो गए हमारे पास, 2 रिपल्शन फैक्टर्स हो गए। तो आप ऐसे दिखा सकते हो अट्रैक्शन और रिपल्शन फैक्टर्स को। तो ये क्या हो गया हमारे? अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू ब्रिंग द 2 एटम्स क्लोज टू ईच अदर, वेयर रिपल्सिव फोर्स टेंड टू पुश देम अपार्ट, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर दूर जाएंगे और अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास आएंगे। तो वही दिखा रखा है इसमें, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो पास आ रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से और रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो दूर दूर जाएंगे, ये दिखा रखा है। तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा हमारे पास, दूर दूर हो रहे हैं, और रिपल्सिव फोर्स में भी दूर दूर हो रहे हैं। ये अट्रैक्टिव हमारे फोर्स है, ठीक है। ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है। अब क्या बोला उसने आगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान समझना। ये ग्राफ मैं आपको समझा दो पहले। देखो हमारे पास HA और HB थे, जैसे वो पास आ रहे हैं, क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, दोनों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, धीरे धीरे पास हो रहे हैं। जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, ध्यान से देखना, अभी वो दूर दूर थे, जैसे तो पास आते जा रहे हैं, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो एकदम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, एकदम स्टेबल हो जाएंगे। उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है उसको बोलते हैं हमारा बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे इस पोजीशन पे हम बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या हो रहा है? जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स है वो बैलेंस आउट हो गए, मतलब यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो गया है, हमारा मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो गया, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो गए। अगर आपने और पास ले गए, अगर आपने इन आइटम्स को और पास ले गए तो क्या होगा? रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी एकदम से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने इसके बाद अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पास लेके गए, इन आइटम्स को, ठीक है, इन आइटम्स को अगर ज़्यादा पास लेके गए तो क्या होगा? वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल बन जाएंगे, ठीक है, अनस्टेबल बन जाएंगे, उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो इस पोजीशन पे क्या होगा? एकदम स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे F अट्रैक्टिव इक्वल्स टू F रिपल्शन हो जाएगा, और यहाँ इसी पॉइंट पे हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो VBT यही बताती है, ठीक है, VBT यही बताती है। बट क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होगा? एक हमारे पास न्यूक्लियस है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। बट अगर हम हायर स्पीशीज के लिए बात करें तो वहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो उसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी स्टडी करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली इट इज बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेज, एज अ रिजल्ट 2 एटम्स अप्रोच ईच अदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएंगे रिपल्सिव फोर्स से। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच विद द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस द फोर्स ऑफ रिपल्शन, जो इस पॉइंट पर होगा, ठीक है।
requires minimum energy at this stage. Two hydrogen atoms are said to be bonded together to form a stable molecule having the bond length of 74 picometer. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल है, जैसे और पास गए तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. Since the energy get released when the bond is formed between the two hydrogen atoms, the hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atoms. ठीक है, जो isolated hydrogen atoms थे उनसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो गई है. ठीक है, द एनर्जी जो रिलीज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. जो बॉन्ड एंथैल्पी, जो बॉन्ड बनाने में एंथैल्पी रिलीज हो उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, तो यही बॉन्ड एंथैल्पी बता रहे हैं. ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी. कन्वर्सली उल्टा देखिए अगर हम, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी होगी, जितनी हमारी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी हमारे को चाहिए होगी. तो ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, आई होप. चलते हैं आगे. तो इसके बाद आता है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट. इसने क्या बोला, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. जितनी अच्छी ओवरलैपिंग, ठीक है, जितनी अच्छी ओवरलैपिंग किसके बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में, उतनी अच्छी हमारी स्ट्रेंथ होगी कोवलेंट बॉन्ड की. इन जनरल ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म विद इन द टू एटम्स. Therefore, according to the orbital overlap concept, the formation of covalent bond between the two atoms result by pairing of electrons present in the valence shell having opposite spin. ठीक है, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए उनकी और वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जब भी अच्छी क्या होगी, हमारी ओवरलैपिंग होगी. और देखते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स. तो एज वी ऑलरेडी सीन द कोवलेंट बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैप ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ टू हाइड्रोजन एटम. वहां पे 1s ऑर्बिटल क्या होंगे, ओवरलैपिंग होती है. In case of polyatomic molecule like CH4, NH3, H2O, the geometry of the molecules is also important addition to the bond formation. Geometry भी important है क्योंकि ये क्या है, polyatomic molecule से जिससे कि repulsion कम हो, जो हमने देखा है. For example, that is why CH4 molecule is tetrahedral shape and HCH molecule has 109 degree, 0.5 degree. What is the shape of NH3 molecule pyramidal? तो इसकी NH3 की molecule pyramidal क्या होती है, जिससे कि हमारा लोन पे बॉन्ड पे repulsion सबसे कम हो सके, हमने देख लिया है. ठीक है, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप, द फॉर्मेशन एंड द डायरेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH4, NH3, H2O इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. वो हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है. अब हम देखते हैं ओवरलैप, तो हमने देख लिया है. ठीक है, अब ये भी हमने देख लिया कि CH4, NH3, H2O मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रल के होते हैं, पिरामिडल के होते हैं, मैंने आपको बता दिया है. ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ. हमको पता है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं. ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, ऑर्बिटल्स कुछ होते नहीं है, वेव फंक्शंस ये. ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या है, वेव फंक्शंस ही है. तो वेव फंक्शन की वजह से वेव फंक्शन में एम्पलीट्यूड होगा. अब एम्पलीट्यूड में डिफाइन कैसे करेंगे हम, जैसे हमारे पास एक ऑर्बिटल है साई और एक ऑर्बिटल है साई बी. तो एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐसा है, एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ऐसा है, तो दोनों का क्या सेम है. तो जब ऐड करेंगे, जब दोनों ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे, ओवरलैपिंग होगी, तो क्या होगा, हमारा जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा. जो हमारा वेव बनेगा वो ज्यादा हो जाएगा. इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये हो जाएगा साई प्लस साई बी. अगर हमारा जो एक वेव फंक्शन है ऐसा है और एक वेव फंक्शन उल्टा है, तो हमारा क्या होगा, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. इसको बोलते हैं साई माइनस साई बी. क्या बोलेंगे इसको, साई माइनस साई बी. ये प्लस और माइनस क्या है, साइन नहीं है, ये प्लस और माइनस क्या दिखा रहा है, फेजेस दिखा रहा है. ये फेजेस दिखा रहा है वेव फंक्शन के. ठीक है, फेजेस दिखा रहा है वेव फंक्शन के, एक इन फेज और एक आउट ऑफ द फेज. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब देखो ध्यान से, अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, अगर हमारे ऑर्बिटल्स जो है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो कंबाइन हो रहे, ओवरलैप हो रहे, तो वहां पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. जैसे हमारे पास एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी जेड ऑर्बिटल है. ठीक है, हम जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हम कौन सी प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, हम मानते हैं जेड एक्सिस. तो जब दो ऑर्बिटल्स जेड एक्सिस के अराउंड ओवरलैपिंग होगी तो वहां पे क्या बनेगा, हमारा पाई बॉन्ड बनेगा. ये प्लस प्लस बनाएंगे हमारे बॉन्ड्स. ठीक है, प्लस माइनस होंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, प्लस प्लस सेम होनी चाहिए. ठीक है, सेम होनी चाहिए तो हमारा बॉन्ड बन जाएगा. तो मोर ओवरलैपिंग. सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा. अगर एस एक ऐसे, एक एस का स्फेरिकल ऑर्बिटल और एक दूसरे एस का स्फेरिकल ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा. साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है, देखो साइडवेज ओवरलैपिंग में होता है जो परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. हमारे पास क्या सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं ना. ये हम मान लेते हैं कि हमारा पी एक्स है, ये जो हमारा जेड के जो हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो वहां पे क्या होगी, लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, लेटरल ओवरलैपिंग. मतलब ऐसे होगी. ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे होगी, ऐसे. इसको क्या बोलेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग बोलेंगे. ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग मतलब लेटा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है ना, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग. तो यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग होगी इसके साथ, इसकी ओवरलैपिंग होगी इसके साथ, प्लस प्लस माइनस माइनस. तो यहाँ पे ऐसे दिखाओगे. ठीक है, ये किसके परपेंडिकुलर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उसका परपेंडिकुलर है, तो उसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग. इस लेटरल ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है. क्या बनता है, हमारा पाई बॉन्ड बनता है. यहाँ पे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग जो होती है वो कम होती है. ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होती है, हमारी कम होती है. सिग्मा बॉन्ड में ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, लेटरल में हमारी कम होती है. उसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड. ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, देख लो अब यहाँ से ध्यान से. ये प्लस प्लस, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ये प्लस माइनस, तो यहाँ ये आउट ऑफ फेज, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा. ठीक है, यहाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, प्लस माइनस है यहाँ पे. ये प्लस प्लस यहाँ बॉन्ड बन जाएगा. ये प्लस माइनस प्लस है तो बॉन्ड नहीं बनेगा. ठीक है, आउट ऑफ फेज बोलेंगे इसको. ये हमारा प्लस प्लस है तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा. ये वहाँ बनेगा पाई बॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे हमारा बनेगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा. ये हमारा बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा. सिमिलरली ये हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये आउट इन फेज है. ठीक है, ये हमारा इन फेज है, प्लस प्लस और माइनस माइनस. ये हमारा प्लस माइनस, यहाँ पे नहीं बनेगा.
यहाँ पे देखो जीरो ओवरलैप आउट ऑफ फेज ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ओरिएंटेशन हमारा डिफरेंट है, तो ये भी नहीं एग्जिस्ट करता और ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती क्योंकि ये हमारा अगर मान लेते हैं एक्स में है और ये हमारा वाई में है, तो ये हमारा ओवरलैपिंग नहीं होगी। आ समझ में, एक्स की एक्स के साथ होगी, वाई के साथ होगी। अब आते हैं हम एसपी ओवरलैपिंग पे। तो देखो एसपी ओवरलैपिंग ने आपको बताई दिया, एसपी ओवरलैपिंग मतलब जब एस और ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो एसपी ओवरलैपिंग होती है। पीपी ओवरलैपिंग मतलब पी और पी ओवरलैप करेंगे तो पीपी ओवरलैपिंग होगी। अगर पी पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड आपको बताई दिया मैंने, पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब लेटरल ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, पाई बॉन्ड ऐसे दिखाओगे आप, ठीक है। इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बनाना बॉन्ड। ये दिखा, देखो यहाँ पे दिखा सकते हो आप पीपी ओवरलैपिंग, ये होता है पाई बॉन्ड, और आप पाई बॉन्ड ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे इन्होंने दिखाया है, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा है बॉन्ड के ऊपर और नीचे। सिमिलरली अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जो मैं आपको बता दिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ओवरलैप करते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। देन सिस्टम तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बता दिया आपको मैंने। जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज़्यादा, उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ओवरलैपिंग लार्ज एक्सटेंट से होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से। नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो इंट्रोड्यूस करा अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो न्यू ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिसकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम यूज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, आपको बता दिया मैंने शेप जब पढ़ाया था, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं जिससे कि इनकी एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, और वो सारे के सारे एक ही एनर्जी को पॉजेस करते हैं, एक एनर्जी के हो जाते हैं और इक्वल एनर्जी के हो जाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं उनको, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे हमारा अगर बात करें 2s है और एक 2p है, तो 2s और 2p के कार्बन हाइब्रिडाइज होंगे और वहाँ पे 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो आपको बताया था। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप मिक्स कर रहे हो उतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके बनेंगे। साइलेंट फीचर देख लेते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कैन हाइब्रिडाइज। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, इक्वल एनर्जी होंगे, शेप में भी इक्वल होंगे, जो मैं आपको बता दिया है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स एंड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि वहाँ पे सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सेम होते हैं, इक्वल एनर्जी होते हैं और सेम शेप के होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल बनेगा। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement. Therefore, the type of hybridization indicates the geometry of the molecules. Very important, जितनी जो उसकी हाइब्रिडेशन होगी वो उसको ज्योमेट्री को दिखाएगा, शेप को नहीं दिखाएगा। शेप में हम लोन पेयर्स कंसिडर नहीं करते, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर्स कंसिडर करते हैं, जो आपको मैं बता दिया है, ठीक है। ज्योमेट्री में कंसिडर करते हैं। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम हाइब्रिडाइज्ड, आपको बता दिया। ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, आपको बता दिया। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करना असेंशियल नहीं है हाइब्रिडेशन कंडीशन के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी टू दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, इन सम केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल्स और वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाफ फिल्ड और दोनों फुल फिल्ड दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये sp2 हाइब्रिडेशन मैंने बता दिया आपको, BCl2 का एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर sp2 हाइब्रिडेशन बता दिया मैंने आपको, BCl3 BF3, ठीक है। ये सारे क्या है बता दिए मैंने आपको। ये आपको डायग्राम में करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, जो आपको बता दिया। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से हाइब्रिडेशन निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया है। फिर sp3 हाइब्रिडेशन में हमारा CH4 हो गया, हमारा NH3 हो गया, ये हमारा NH3 हो गया, हमारा H2 हो गया, सब किया है sp3 हाइब्रिडेशन, क्योंकि यहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम है वो 4 है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम जो है 4 है। सिमिलरली यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो यहाँ पे 4 है। सिंपल आपको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से आपको निकालना आना चाहिए। सिमिलरली देखते हैं अदर एग्जांपल ऑफ sp3 sp2 sp हाइब्रिडेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन C2H6 में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगी। देखो यहाँ पे जो कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, तो 4 बॉन्ड्स मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन अब दिखाओगे कैसे इसको, तो ध्यान से देखना। CC बॉन्ड है तो CC बॉन्ड ऐसे दिखाओगे आप, ये CC बॉन्ड हो गया, तो 4 हमारे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, तो 4 ऑर्बिटल मिक्स हो गए 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। तो हमारे पास ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, और उसके साथ 3 तो ये हो गए, और एक जो हमारा कार्बन का हो गया, फिर कार्बन के भी 3 होंगे, 1 2 3 4, और फिर 2 ये हमारे ये हो गए, ठीक है। 2 हमारे ये हो गए, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा जो ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। sp2 हाइब्रिडेशन में C2H4 में क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp2 हाइब्रिडेशन मतलब देखो sp2 हाइब्रिडेशन में हम पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाई बॉन्ड हम कंसीडर नहीं करते, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन में हम पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हो गया। 3 सिग्मा बॉन्ड 3 sp2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3 sp2 ऑर्बिटल्स, तो एक sp2 ऑर्बिटल ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड। ये जो मैंने ग्रीन से बनाया वो क्या है, हमारा पाई बॉन्ड है। इसके लिए एक पाई बॉन्ड, सी के लिए
इसी के लिए एक पाई बॉन्ड, इसके लिए एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड हो गई हमारा ये हमारा पाई बॉन्ड है। और ये हमारे तीनों sp2 ऑर्बिटल्स हैं, जो कि दो तो हाइड्रोजन के साथ मिक्स होंगे और एक हमारा CC बनाएंगे बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे भी दो H के साथ मिक्स होंगे और दो एक हमारा CC के साथ मिक्स होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें C2H2 की, C2H2 में हमारे पास दो सिग्मा ऑर्बिटल्स है, एक ये और एक ये, तो दो सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में, तो sp हाइब्रिडेशन हो गई और दो sp ऑर्बिटल हो गए। जितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग हो रही है उतने ही sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे हमारे। तो हमारे पास ये हो गया एक इसके लिए, इस कार्बन के लिए एक ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए इस कार्बन के लिए, तो ये एक इससे H से बनेगा और ये हमारा कार्बन से अटैच्ड होगा। और हमारे पास दो पाई ऑर्बिटल होंगे, तो एक पाई ऑर्बिटल ये हो गया और एक पाई ऑर्बिटल ये हो गया। सिमिलरली एक पाई ऑर्बिटल ये हो गया, एक पाई ऑर्बिटल ये हो गया इस कार्बन के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको बनाना है हमारा ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये हमारे शेप्स हो गए। ये शेप्स आपको मैं डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, ये आपको बता दिया PF5 PCl5 BRF5 बता दिया, SF6 आपको बता दिया, CRF6, ये सब आपको डी ऑर्बिटल में पढ़ाऊंगा। जब डी ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी शेप्स आपको बता दी, स्क्वायर प्लेनर, ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, और ये सारे आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ PCl5 अगर हम देखें तो PCl5 में आपको बता दिया, PCl5 में ग्राउंड स्टेट में क्या होता है 3s2 3p3 होता है। अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में 3d में जाएगा। अब क्या होगा हमारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये पांचों क्या होंगे कंबाइन होंगे sp-d, तो तीनों 5 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो क्या बनेगा sp3d बनेगा, ठीक है। sp3d बनेगा और जब कंबाइन हो जाएंगे sp3 ऑर्बिटल बन जाएंगे तो हमारे एनर्जी सेम हो जाएगी, शेप सेम हो जाएगी, फिर ये Cl जो है कंबाइन हो जाएंगे, Cl क्या हो जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे और इनका स्पिन क्या होगा रिवर्स होगा। अगर इनका क्लॉकवाइज है तो इनका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ PCl5 हमारा एग्जिस्ट करेगा। PCl5 का हमारा शेप कैसा होगा ये मैंने आपको बता दिया है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल शेप होगा हमारा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल हमारा शेप होगा। सिमिलरली मैंने आपको SF6 का बता दिया, SF6 में हमारा ऑक्टाहेड्रल होता है और ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ये समझाया वैसे आप यही समझ सकते हो। ग्राउंड स्टेट में ऐसे होगा, फिर एक्साइटेड स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएंगे, फिर ये ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कन्वर्ट होंगे, जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी। एनर्जी शेप होने के बाद ये जो F से कंबाइन हो जाएंगे और SF6 बन जाएगा हमारा। ज्योमेट्री होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल और शेप भी हमारे ऑक्टाहेड्रल होगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होते हैं तो आप ज्योमेट्री और शेप जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ज्योमेट्री में आपको लोन पेयर्स कंसिडर करने हैं और शेप में आपको लोन पेयर्स कंसिडर नहीं करने हैं। चलते हैं आगे, फॉर्मेशन ऑफ SF6 में आपको बताइए sp3d2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों, देखो सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, वो कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि O2 में तो डबल बॉन्ड होता है। O2 में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, तो वो तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। वो पैरामैग्नेटिक कैसे हैं, वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके हम कुछ साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में देखा था वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम देखेंगे। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के होते हैं और सिमिलर सिमेट्री के होते हैं, वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वो अभी हम देखेंगे। While electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by the 2 or more nuclei depending on the number of atoms in molecule। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियाई होंगे और उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन्फ्लुएंस होंगे उन न्यूक्लियाई से, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है एक न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस होता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा वो 2 न्यूक्लियाई से ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो कंपाउंड इसमें एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, आप 2 चीज़ होगी, ठीक है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो 2 चीज़ होगी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक BMO और एक एंटी ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होगी। तो बॉन्डिंग वाले कम होंगे एनर्जी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा होंगी एनर्जी में तो स्टेबिलिटी कम। Just as the electron probability distribution around a nucleus is an atom is given by atomic orbital, that इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ वो दिखाता है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लिया होंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम्स है तो बहुत सारे न्यूक्लिया होंगे, तो न्यूक्लिया के अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारा बताता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग विद द अल्फा प्रिंसिपल ओविंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हर्ट्ज लॉ, ठीक है। सब सारे जो रूल्स है आपके फॉलोड होंगे, अल्फा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल सारे फॉलोड होंगे। मतलब एनर्जी जो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी फिल करना है। आपको इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर पेयरिंग होगी अगर आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ LCO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो क्या बोलता है ये कि यहाँ पर देखो जो हमारे ऑर्बिटल्स है वो वेव फंक्शन होते हैं।
The formation of molecular orbitals may be described by the linear combination of atomic orbitals that can be take place by addition of and by subtraction of wave functions of individual atomic orbitals shown below. So एमओ किससे बनता है, या तो दो जो वेव फंक्शंस हैं, दो ऑर्बिटल्स है वो प्लस होंगे, जो दो ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन, जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है वो प्लस होगा, या दो ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन माइनस होगा. तो अगर प्लस होगा तो हमारा क्या बनेगा सिग्मा, अगर माइनस होगा सिग्मा स्टार बनेगा. मतलब ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया. ठीक है, सिग्मा मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर हम बात करें H2 मॉलिक्यूल की, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है. H2 में कितने हैं, 2H है, 2H है हमारे पास. H2 में हमारे पास 2H है, तो हमारे पास क्या होगा, एक ये होगा और एक ये होगा. तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा. तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा पहले, क्योंकि हमारे एक ऑर्बिटल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल फिल होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होता तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा. ठीक है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार में तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम बात करें कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, देखो ध्यान से. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी, न्यूली सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए. द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट बी हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जब वो कंबाइन होंगे, वरना कंबाइन नहीं होंगे. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना ओवरलैप हो सके उतना ओवरलैप होना चाहिए. ठीक है, मैं बताता हूँ ओवरलैप कैसे होता है. तो देखो, सिग्मा molecular orbitals are symmetrical around the bond axis while pi molecular orbitals are not symmetrical. ठीक है, pi molecular orbitals symmetrical नहीं होंगे, सिग्मा होंगे वो symmetrical होंगे, और किसके अराउंड होंगे, internuclear axis के अराउंड होंगे. If internuclear axis is taken to be in z direction, it can be seen that a linear combination of 2px orbitals of two atoms also produce two sigma molecular orbitals designated as sigma 2pz and sigma star 2pz. ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो जो sigma 2pz होगा 2py और 2px. ठीक है, तो ये जो होगा वो सिग्मा हमारा बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हम मान रहे हैं z को. ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम मान रहे हैं z को. तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो अराउंड z एक्सिस बनेगा, और जो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा वो हमारा x और y के डायरेक्शन में बनेगा. अब ये देखो, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं बताता हूँ आपको कैसे आए. देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये है हमारा pz और pz. ठीक है, हमारा क्या है, pz और pz है, ये हमारा pz मान लो, ये हमारा pz मान लो. तो pz कंबाइन होंगे तो कैसे बनेगा, देखो कंबाइन होंगे क्या बनेगा, ये प्लस है तो हमारा बन जाएगा ये हमारा सिग्मा 2p. ठीक है, सिग्मा 2p बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर ये प्लस और ये माइनस है तो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा. ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है. ठीक है, इस जगह इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2p. अगर हमारे लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है, तो पाई बॉन्ड में भी हमारे दो सकते हैं, प्लस प्लस कंबाइन होंगे, माइनस माइनस कंबाइन होंगे, तो हमारा बनेगा पाई 2p. मतलब ये ऐसा बनेगा हमारा, जब कंबाइन होंगे तो कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा कुछ, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर प्लस और माइनस और प्लस कंबाइन होने तो हमारा ऐसा कुछ बनेगा, मतलब दूर दूर जाएंगे. ठीक है, जो ऑर्बिटल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे. रिपेल होने की वजह से जो यहाँ पे होगा इस पार्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी, इसको बोलते हैं पाई स्टार 2p जो होता है ABMO. ठीक है, पाई स्टार 2p जिसको बोलते हैं हम ABMO. ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग हमारे हो गए सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py. बॉन्डिंग कौन से हो गए, सिग्मा 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा 2pz सॉरी, पाई 2px और पाई 2py. ठीक है, जो मैंने ये पूरा लिखा हुआ है जो आपको बता दिया मैंने नेक्स्ट स्लाइड में. सिमिलरली अब ये देखते हैं, ये क्या समझेंगे, तो देखो ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना आपको फिलिंग कैसे करनी है. देखो अगर N2 है तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, तो एक N में हो गए, N2 में 2 N है ना हमारे पास, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स इधर और 7 इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो कितने होगा टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पे क्या होगी, sp मिक्सिंग हो जाएगी. ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, sp मिक्सिंग होगी. sp मिक्सिंग होने की वजह से आपका जो एनर्जी ऑर्डर होगा थोड़ा डिफरेंट होगा. ठीक है, एनर्जी ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा. ठीक है, एनर्जी ऑर्डर कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से देखना. पहले आपको फिल करना है सिग्मा 1s में, तो ये सेम रहेगा. ठीक है, सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा स्टार 2s. देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज है. देखें, जो सिग्मा 2pz है वो नीचे होना चाहिए था, बट क्योंकि sp मिक्सिंग होने की वजह से जो पाई 2px है वो नीचे होता है. ठीक है, पाई 2px और पाई 2py. अब इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है. उसके बाद सिग्मा 2pz होगा, फिर पाई स्टार 2px होगा, और फिर पाई स्टार 2py होगा, ये भी सेम एनर्जी है. फिर लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz. अगर आपके 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एटम्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब O2 हो गया, मान लेते हैं F2 हो गया, तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहाँ पे क्या होगी, जो ये तो सेम रहेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, वहाँ पे जो है वो सिग्मा 2pz नीचे होगा. ठीक है, मतलब जो सेम होता है. एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था ये, बट यहाँ पे उल्टा होता है, बट यहाँ पे सही होता है सिग्मा 2pz, देन पाई 2px और पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2px. क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो उसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा सबसे कम स्टेबल होगा, उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी. तो सिग्मा 2pz नीचे होगा और सिग्मा स्टार 2pz ऊपर होगा, ये z है.
सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर होगा, ठीक है। सिमिलरली पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई और पाई स्टार 2px, पाई टू स्टार 2py। अब मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे करने हैं एक-एक करके, ध्यान समझना। फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक आपको फॉलो करनी है, आपको पूरा ऐसे एग्जाम पूरा आपको बना के देखना नहीं है, आपको ट्रिक फॉलो करनी है। तो देखो अगर मैं N2 के लिए बनता हूँ, N2 के लिए 14 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, बस खत्म। अब आप बॉन्ड कैसे निकालोगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब आपको ये तो देखने ही नहीं है, यहाँ पर ये चारों तो देखने नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग भी सेम है, बॉन्डिंग ये वाले हैं और नॉन बॉन्डिंग ये वाले हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आपको ये देखने नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्डिंग है, 6 हमारे बॉन्डिंग है, तो 6 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, तो एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, क्योंकि ये फिल ही नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग हो गया 0, एंटी बॉन्डिंग हो गया 0, तो 6 माइनस 0/2 दैट इज 3, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया N2 का 3। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 दैट इज 3। और N2 में क्या हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है, नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ MOT हेल्प अस टू फाइंड दैट वेदर द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो हमारा क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। आया समझ में, तो ये N2 के लिए था। सिमिलरली अगर हम O2 के लिए बनाए, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, 9 10 11 12 13 14, ऐसे आपको फिल करना है, सिंपल हुंस रूल फॉलो करना है। 14 तक फिल कर दिया, अब 15 यहाँ पे जाएगा और 16 यहाँ पे नहीं जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 16 यहाँ पे जाएगा। आया समझ में। इससे क्या पता लगा आपको कि जो O2 है उसमें क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, O2 में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वजह से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो इस MOT डायग्राम से या MOT थ्योरी से हमको पता लगा कि जो O2 है वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। अगर हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल देते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा। इन चारों को हमको देखना ही नहीं, क्योंकि चारों हो गया कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको देखने ऊपर वाले। तो देखो हमारे बॉन्डिंग कितने हैं, 6, और नॉन बॉन्डिंग कितने, 2, तो 6 माइनस 2/2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 और अपॉन 2, तो 6 माइनस 2 4/2 दैट इज 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यू कैन फाइंड द वेदर द मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। आई होप इट्स क्लियर। तो आपको सिंपल दोनों में ध्यान क्या रखना है, आपको दोनों में ये पार्ट ध्यान रखना है कि दोनों में सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट है और सब सिमिलर है। ये पार्ट डिफरेंट है, यहाँ पे सिग्मा 2pz नीचे है यहाँ पर और सिग्मा 2pz यहाँ पर ऊपर है, सिंपल ये देखना, और सारा पार्ट सिमिलर है। तो आपको डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखना है। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको मैंने बता दिया बॉन्ड ऑर्डर O2 का। ध्यान से देखना, एक सिंपल बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको MOT डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, अगर 10 है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो देखो ध्यान रखना है कहाँ से स्टार्ट करनी है ट्रिक। 14 इलेक्ट्रॉन्स ध्यान रखो, 14 का ध्यान रखो 3 है, 14 का ध्यान रखो 3 है, तो 14 के बाद अगर आप जाओगे 14 15 16 17, तो 14 के बाद अगर आप जाओगे तो कॉमन चल जाएगा 3 से 2.5 2.5 से 2, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, 19 के लिए 0 और 20 के लिए 0.5। अगर आप 14 के पहले जाओगे, 14 से 13 जाओगे, 12 जाओगे, 11 जाओगे, तो भी डिक्रीज होगा, 3 के लिए 2.5, 2.5 से 2, 1.5 और 1। आगे समझ में। तो आपको सिंपल इसका याद रखना है और आप ट्रिक से आप सारे निकाल सकते हो 14 के पहले। और आपको किससे डिक्रीज करना है, 0.5 से डिक्रीज करते चलना है, ठीक है, 0.5 से डिक्रीज करते हुए चलना है। तो इसको 0.5 से डिक्रीज करो, -0.5, देन इसको 0.5 से -0.5, ऐसे डिक्रीज आपको करते चलना है। 3 का 2.5, 2.5 का 2। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें ट्रिक अपन फॉलो करेंगे, ठीक है, जिसमें हम ट्रिक फॉलो करेंगे अपन। ध्यान से देखो, O2 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स, O2 में कितने होते हैं, 8 + 8 16, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन के कितना है, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारा, बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा 1। सिंपल। O2 माइनस होगा 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन के कितना है 1.5, तो 1.5 हो गया। आया समझ में। O2 के लिए कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 2, जो हमने निकाल भी लिया है, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2, सॉरी इधर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम O2 प्लस पे। तो O2 प्लस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया हमारा 2.5, तो 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। आ रहा है समझ में। ये क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान समझ लेना, ट्रिक बता दी मैंने आपको। तो 2.5 हो गया। उसके बाद O2 प्लस, O2 प्लस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दो 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन हमको पता ही है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा 3 होता है। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आ गया और बॉन्ड ऑर्डर का हमारा वैल्यूज भी आ गई। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज निकालते ही आपको ध्यान रखना है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू
उतना ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल, जितना ज़्यादा बॉन्डों की वैल्यू उतना ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, O2 प्लस, फिर O2 प्लस, फिर हमारा हो जाएगा O2, फिर हमारा हो जाएगा O2 माइनस, और फिर हमारा हो जाएगा O2 2 माइनस। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो ऐसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का। सिंपल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको इस ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना है। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं आगे। नाउ इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है चैप्टर का, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको अभी तक यहाँ पे समझ आया होगा। अब आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखो when they are nitrogen, oxygen and fluorine are highly electronegative elements, जब ये अटैच होते हैं किससे, हाइड्रोजन से, when they attach to the hydrogen atom to form covalent bonds, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाते हैं, मतलब या तो फ्लोरीन की तरफ जाएंगे या नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे या ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। उसकी वजह से वहां पे एक पार्शियल, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स अ बॉन्ड विद द अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से अराइज होता है, ये अराइज होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स। For example, in HF molecule, the hydrogen bond exists between the hydrogen atoms of one molecule and fluorine atoms of another molecule is depicted below। तो HF हो गया हमारा ये, तो ध्यान से देखो HF हमारा बॉन्ड है। अगर हमारे पास बहुत सारे HF मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे F पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारा H बॉन्ड। ठीक है, हम बॉन्ड को दिखाते हैं, हम बॉन्ड को दिखाते हैं हम थ्रू डैश 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 बॉन्ड से हम क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से ज्यादा वीकर होता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टू एटम्स व्हिच होल्ड वन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक तो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पर और एक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, दस हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स विद बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है, तो ये एफ दूसरे मॉलिक्यूल का है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का है, इन दोनों बाइंडिंग कैसे होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्यों है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्यों है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस में आपको बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है, किसके साथ होती है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ही होती है और किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से होती है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से होते हैं। अब वहाँ पे दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अलग के साथ किसी और मॉलिक्यूल के साथ होती है, उसको बोलते हैं इंटर। जैसे इंटर हाउस होता है या इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दो स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल HF हो गया, HF हो गया, HF हो गया, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज द फॉर्म बिटवीन द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे सेम कंपाउंड से डिफरेंट कंपाउंड के साथ भी हो सकती है। सिमिलरली इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, पूरे स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, एक स्कूल के बीच में, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो इन द molecule itself हो रही है, itself हो रही है। It is a form when hydrogen bond is in between the two highly electronegative elements FON atoms present within the same molecule। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये एग्जांपल, हमारे पास एक बेंजीन होंगे, एक NO2 ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। तो इस OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप पूछो कि इंट्रा और इंटर में से कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, दी एंड। एंड आई होप आपको सारे जो जितने पॉइंट्स मैंने आपको बहुत जल्दी समझाए हैं और बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ट्रिक से आपको ज्यादा समझाया एज कंपेयर टू कि हम पूरा चैप्टर पढ़ते रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको इंपॉर्टेंट लाइन से इंपॉर्टेंट था, हमको इंपॉर्टेंट लाइन से मतलब था और हमको ट्रिक से मतलब से आपको मैंने आपको बता दिया है। तो दी एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इसके बाद आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। हम सिंपल सीरियल वाइज चल रहे हैं। ठीक है, सीरियल वाइज चल रहे हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करोगे तो मेरा ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा। ठीक है, और आपको भी यूजफुल हो रही है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको वहाँ पे सारे तरह के नोट्स मिल जाएंगे, जितने मैं वीडियोस बनाता हूँ उतने नोट्स मिल जाएंगे, सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कनेक्ट टू माय टेलीग्राम चैनल एंड मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।